आज मैं लेकर आ चुका हूँ एक नई सीरीज का पहला पार्ट। कहानी की शुरुआत में हमें कोई बता रहा होता है कि अगर एक दिन आपको यह बात पता चलती है कि तुम एक बुक के बस एक कैरेक्टर हो और तुम्हारी पूरी की पूरी लाइफ का जितना भी तुमने हार्ड वर्क अभी तक किया है वो कुछ नहीं बल्कि में किसी के द्वारा लिखी गई एक कहानी है, तब तुम्हें कैसा महसूस होगा। और उसी बेस पर यह कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। और दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि किसी से फाइट कर रही होती है और सभी लोगों को वहाँ मारने के बाद वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, माय लेडी क्या आप ठीक हैं? तभी वह लड़की उन सभी लोगों से कहने लगती है कि मैं तो ठीक हूँ, तुम जहाँ पर इतनी भी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं तुम उनसे छुटकारा पालो और सब कुछ यहाँ पर क्लीन कर देना। और एक बात और याद रखना कि अगर अगली बार तुम्हें ये बात पता चलती है कि कोई मेरे बारे में या फिर मेरे सेक्ट के बारे में और मेरे स्टूडेंट्स के बारे में कुछ भी कहने में लगा हुआ है या बातें करने में लगा हुआ है तो उन पर किसी प्रकार की कोई भी दया मत दिखाना, ऑन द स्पॉट उन्हें मार देना। ये बात सुनने के बाद वो उस बात से एग्री हो जाता है और वह लड़की अपनी एनर्जी से एक बैरियर बनाई होती है जिसके कारण वह भीग नहीं रही होती बारिश में। और जो लड़का यह बात सुनने में लगा हुआ होता है वो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि आखिरकार किसमें इतनी ज्यादा हिम्मत आ गई जो इस लड़की के अंटे चढ़ पड़ा है, ऐसा क्या कर दिया है इसके साथ। और ये जो लड़की है वो सबसे ज्यादा नफरत उस चीज से करती है जब कोई इस बारे में पता लगाने की कोशिश करता है कि इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है। तभी वहाँ पर जो कुछ लोग होते हैं वो आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं, ब्रदर चूतियान आखिरकार आप वहाँ पर क्या देखने में लगे हुए हो, जल्दी से आओ और मेरी मदद करो। और वो बंदा मदद करने के लिए मान जाता है। और जो लड़की उन सभी को मारने के बाद वहाँ से जा रही होती है वो उसको वहाँ से देखने लगती है मुड़कर। और इसी तरीके से समय गुजर जाता है और नाइट की सीन में हमें दिखाया जाता है उसी लड़की को एक जगह पर बैठे हुए कुछ सोचते हुए और मून को आसमान में देखने में लगी हुई थी और कुछ सोच रही थी। और उसके सोचते सोचते उसके जुबान पर चूतियान का नाम आ रहा था। और जब इस लड़की ने इस नाम को अपने मुंह से बोला तो ये नाम पूरे के पूरे सेक्ट में किसी पोयम की तरह गूंजने लगा। और ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कि ये सिर्फ हम दोनों के लिए ही बना हो। और ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि इस शब्द में कोई डिवाइन बिल हो। तभी अचानक से उसकी आंखों के सामने ऐसा लगने लगता है जैसे ये कोई सिस्टम की स्क्रीन खराब हो गई हो और वहाँ पर लिखकर आ जाता है कि क्यूवीजी। वह इस बात को लेकर श्योर नहीं थी कि ये जो फीलिंग्स आ रही है वो ऑटमन के कारण आ रही हैं, लेकिन उसके दिमाग के सामने बार बार ब्रदर चूतियान का चेहरा आने में लगा हुआ था जब भी वह आसमान की तरफ देखती। और जब वह उसको पढ़ती है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि वहाँ पर एक सिस्टम की स्क्रीन आती है और कई सारी वर्ड्स वहाँ पर लिखे हुए होते हैं और एक कहानी की तरह बता रहे होते हैं कि आखिरकार इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है। और लिखा होता है किस तरीके से ब्रदर चूतियान का जो चेहरा है वो क्यूवूजी के माइंड में बार बार आने में लगा हुआ था, उसकी वो स्माइल, और वो भी ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग सिर्फ कल्टीवेशन यानी कि इमोर्टल बनने के रास्ते पर चल बैठे हैं। और ये काफी ज्यादा रेयर बात थी। और जब भी ये लड़की उसके बारे में सोचेगी तो इसका कठोर दिल भी नरम दिल में बदल जाएगा। इस बात से हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम क्यूवूजी है, तो हम आज से वूजी कहकर बुलाएंगे इसको। अब जब ये बात ये देखती है वूजी इसको तो वो काफी ज्यादा शौक से भर जाती है। और वहाँ पर सिर्फ इतने ही नहीं बल्कि में ऐसे कई सारे मैसेज आने में लगे हुए थे। सारी की सारी स्टोरीज उसके आंखों के सामने आ रही थी कि ये भविष्य में क्या करने वाली है, क्या किया है और कैसे किया है और किस तरीके से ये चूतियान के प्यार में पड़ जाएगी। और उसके नाम का मतलब कि आखिरकार उसका जो नाम है वो क्यों रखा गया है। और जब वो इतने ज्यादा शब्द आते रहते हैं बार बार तो इसको लेकर वो मन में सोचते हुए कहने लगती है वो जी कि आखिरकार ये आज क्या हो रहा है मेरे साथ, ये सब क्या है, मेरी आंखों के सामने ये सब क्यों आ रहा है। और तभी वो अपने आंखों के सामने किसी को देखती है जो कि किसी चीज पर कुछ लिखने में लगा हुआ होता है और बोल रहा होता है कि जो क्यूवूजी है वो हमारे इस स्टोरी के मेल प्रोटोगनिस्ट यानी कि इस स्टोरी के हीरो से प्यार में पड़ जाएगी जिसका नाम चूतियान है। और इसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स पैदा होने लगेंगी। और आगे हमें पता चलेगा कि किस तरीके से जो चूतियान है उसके प्यार में वूजी पड़ जाएगी और आखिरकार चूतियान किस तरीके से इसके साथ व्यवहार करने वाला है। जो स्टोरी है वो अब यहाँ से स्टार्ट होती है। और जब सारे के सारे ये जो मैसेज है और जो बंदे को लिखते हुए कुछ देखती है तो एकदम से शॉक हो जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। और मन में सोचती है वूजी कहने लगती है कि इसका मतलब ये हुआ कि आज तक मैंने जो भी यहाँ पर किया था और जितनी भी मेहनत अपनी पूरी की पूरी लाइफ में मैंने की है वो सब कुछ किसी बंदे के द्वारा लिखा जा रहा है और सब कुछ जो भी हो रहा है वो पहले से तय हो रखा है, प्री डिटरमाइंड है। और तो और इस वर्ल्ड में यहाँ पर एक पेड़ और पेड़ का पत्ता तक भी इस बंदे के द्वारा लिखा गया है। तो इसका मतलब मैं क्या यही समझूं कि ये जो कहानी है, जो मेरी जिंदगी है, वो एक किताब से बढ़कर कुछ भी नहीं।
और तभी उसका दिमाग खराब होने लगता है और वह अपनी मैजिकल स्वॉर्ड बाहर निकालती है और निकालते हुए मन में सोचते कहने लगते हैं कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जो भी मेरी स्टोरी लिखने में लगा हुआ है उसने आखिरकार यह क्यों लिखा है कि मैं ब्रदर चूतियान के प्यार में पड़ जाऊंगी, और मैं ऐसा अपनी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो आखिरकार इसकी ऐसी हिम्मत कैसी हुई कि मुझे किसी के प्यार में जबरदस्ती पड़वाना, और मेरी जो ट्रू फीलिंग्स है उसके बारे में कुछ भी यहाँ पर नहीं है। अब जब तुमने ऐसा कर दिया है तो तुम्हें अब मुझसे निपटना पड़ेगा। मैं क्यों हूँ जी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हें अब मेरे हाथों से मरना होगा। और इसी प्रकार से जो कहानी है वो एक अलग टाइमलाइन में जाती है, थोड़ी पहले के समय में, जहाँ पर दो लोग बैठकर आपस में बातें करने में लगे हुए होते हैं। तभी वो लड़की उस लड़के से पूछ रही होती है, क्या तुम एक राइटर हो? और उस लड़की का नाम गु रुओयान होता है, जो कि उससे कह रही होती है कि जो आंट वू है उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ ब्लाइंड डेट पर आने के लिए कहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम एक राइटर हो, तो तुम मुझे बता सकती हो अपनी बुक का कोई भी एक नाम, ताकि मैं घर पर जाकर उन बुक को पढ़ सकूं। तभी अचानक वो किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। दूसरी तरफ हमारे इस कहानी के मेल प्रोटैगनिस्ट, यानी कि इस सीरीज के एमसी को कह सकते हो, इसका नाम चूगे है, जो कि सामने गू को देखने के बाद, इस लड़की को देखने के बाद मन में सोचते कहने में लगा हुआ होता है कि मेरी जो मॉम है उन्होंने मेरे लिए कई सारी ब्लाइंड डेट को सेट किया है, लेकिन मैंने ऐसा पहले आज तक नहीं देखा कि इस बार की जो लड़की है वो वाकई में इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल होगी। अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं अपने आप को अच्छी तरीके से सजा कर आता, लेकिन जरा मैं यहाँ पर इस तरीके से आ चुका हूँ और बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। तभी जो लड़की होती है वो हमारे एमसी को इस तरीके से देखने के बाद मन में सोचते कहने लगती है कि जो राइटर्स होते हैं वो वाकई में इस तरीके से दिखते हैं, और खासते हुए उससे कहने लगती है, क्या मैंने तुमसे अभी भी जो कुछ पूछ रही हूँ तुम बताओ तो सही। तभी वो शर्माने लगता है और खासते हुए उसकी तरफ देखता है और कहने लगता है, और अपनी सारी की सारी जो स्टोरी है अपनी बुक के बारे में कि कैसे मैं राइटर्स हूँ और कितना एक्सपीरियंस है सब उसे बताने लगता है। और वो अपनी इतने ज्यादा डींगे हक रहा होता है कि वो रुक नहीं पा रहा होता है अपने बारे में तारीफ करते करते। इतनी ज्यादा बकवास सुनने के बाद वो जो लड़की होती है वो काफी ज्यादा शौक से भर जाती है। दूसरी तरफ जो हमारा एमसी है वो तारीफ कर पुल भानते रुकता नहीं है और कहने लगता है कि मेरी जो गॉडेस है मैं उसकी बहुत ज्यादा फिक्र करता हूँ, और मैं अपने कैरेक्टर के लिए, अपनी बुक के कैरेक्टर के लिए एक ऐसी ही कोई किसी गॉडेस को ढूंढ रहा हूँ और रिसर्च करने में लगा हुआ हूँ। ये बात सुनने के बाद वो लड़की उससे पूछने लगती है, क्या तुम कोई ह्यूमन लैंग्वेज में बात कर सकते हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो। तभी वो शर्म के मारे वहीं पर बैठ जाता है और उस लड़की को बताने लगता है कि मैं रिसेंटली एक फैंटेसी मानवा लिखने में लगा हुआ हूँ। ये बात सुनने के बाद वो लड़की मन में सोचते कहने लगती है कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लड़का मेरे सामने बैठा हुआ है वो एक ऑनलाइन राइटर है। क्या जो ऑनलाइन राइटर है उन्हें हम सच में सच वाला एक्चुअल राइटर्स कह सकते हैं? और इतना सब कहने के बाद वो हमारे एमसी से कहने लगती है, ये सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारी जो मंथली सैलरी है वो क्या है? क्या तुम्हारी सैलरी स्टेबल है? और फ्यूचर के इंश्योरेंस के बारे में क्या तुम्हारे? और तभी हमारा एमसी फिर से डींगे हकना चालू कर देता है कि हम एक राइटर हैं, हम कहानी लिखते हैं, दूसरों को बनाते हैं, खुश करते हैं, यही हमारी जिंदगी है, और ऐसा कुछ कहने लगता है। और इतनी ज्यादा बकवास सुनने के बाद वो लड़की परेशान हो जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम यहाँ पर अपनी बातें बकवास करना बंद कर सकते हो। तभी वो शर्म के मारे वापस से बैठ जाता है। उस लड़की से कहने लगता है कि मेरी जो सैलरी है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, इस मंथ मेरी 10,000 मिली थी और कभी कभी इससे कम भी रहती थी। ये बात सुनने के बाद वो लड़की शर्म के मारे हंसने लगती है और उससे कहने लगती है, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम एक अनएम्प्लॉयड हो जिसके पास कोई जॉब नहीं है। और मन में सोचते हुए उसको देखते हुए कहने लगती है कि ये बात सुनने में थोड़ा हर्ट तो करता है, लेकिन जरा इस लड़के को देखो, ये अभी भी अपने मिड-20s में है, लेकिन फिर भी ये अनएम्प्लॉयड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो राइटिंग है वो इसका समय बर्बाद के अलावा ये कुछ नहीं कर रहा है। तो आखिरकार हम जो हमारी रिलेशनशिप है इसे कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं? कोई चांस ही नहीं बनता। और वह वहां से जाने लगती है। इस समय पता चलता है कि हमारे एमसी को इसने डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है, पैसा। और जाते हुए कहने लगती है कि मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे कुछ काम याद आ गया है। और हमारा एमसी उससे ज्यादा बहस नहीं करता है और उसे जाने देता है। और तभी उस लड़की को जाते हुए हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि आखिरकार कौन सा गेम लड़कियों के लिए ज्यादा मजेदार होता है। अगर मेरी मॉम ने मुझे फोर्स नहीं किया होता तो मैं इस ब्लाइंड डेट पर नहीं आया हुआ होता। लेकिन ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा शर्म वाली बात है कि इस बार की जो लड़की है जो ब्लाइंड डेट पर मेरे से ये आई थी वो वाकई में बहुत ज़्यादा हॉट और वाकई में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और तभी उसका मोबाइल बजने लगता है जहाँ पर कई सारे मैसेज उस पर पड़े हुए होते हैं और मैसेज में लिखा हुआ होता है और किसी को बता रहा होता है कि वह किसी ब्लाइंड डेट पर जा रहा है, लेकिन उसकी सारी की सारी ब्लाइंड डेट धरी की धरी रह जाती है और सभी लोग उसकी ब्लाइंड डेट के बारे में पूछने में लगे हुए होते हैं। इसको सुनने के बाद मन में सोचते कह लगता है कि इन सभी को इसके बारे में बताने का भी क्या फायदा, मेरा यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। और इस बात से उन्हें तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ने वाला कि आखिरकार मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। और तो और जब भी मैं यहाँ पर छुट्टी मारने की कोशिश करता हूँ या फिर गैप लेने की कोशिश करता हूँ तो सभी के सभी लोग मुझे कमेंट में यह लिख कर भेजते हैं कि कोई दूसरा बहाना ढूंढो, ना कि ये
कि मैं आराम कर रहा हूँ, और इसी तरीके से वह चेकआउट करके वहाँ से निकल लेता है। और यही एक ऑनलाइन राइटर का स्टेटस है और वह वहाँ से जाने लगता है। और जाते जाते हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है और वह अपने घर पर आता है। घर पर आने के बाद कमरे में आकर किसी से पूछने लगता है क्या तुमने कुछ खाया। और तभी वहाँ पर एक और लड़के को दिखाया जाता है जो कि किसी नर्ड की तरह दिख रहा होता है और कहने लगता है मैंने बस कैजुअली कुछ खा लिया है, लेकिन मैं इस वक्त अपनी नोवेल लिखने में बहुत ज्यादा बिजी हूँ। और इस लड़के का नाम जांग कुइरेन है। और जो जांग कुइरेन है वो हमारे एमसी से बोलने लगता है क्या तुम इसलिए यहाँ पर इतनी जल्दी आ गए हो क्योंकि तुम्हारी जो डेट है वो रिजेक्ट हो गई, आई मीन खराब गई। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया, मेरी इस बार की डेट भी खराब हो गई जैसे कि हमेशा हुआ करती थी। तभी कुइरेन उससे पूछने लगता है कि इस बार का क्या बहाना था, घर, पैसा, गाड़ी, बंगला। तभी चूंकि यानी कि एमसी उससे कहने लगता है कुछ ज्यादा रीजन नहीं क्योंकि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। तभी कुइरेन हंसने लगता है और वो चूगी से कहने लगता है वैसे ब्रदर चूगी, मेरी एक बात मैं आप सभी को आपको बताना चाहता था कि कल मेरी एक नई बुक आने वाली है, तो क्या आप मेरी इस चैप्टर को खत्म करने में मेरी मदद कर सकते हो, क्योंकि अभी का जो मेरा स्टेटस है वो कुछ ज्यादा खास नहीं है। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि मुझे याद है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो स्टेट्स है वो हमेशा करेक्ट नहीं होते, क्योंकि कुछ लोग हमारी बुक्स को रीड तो करते हैं या फिर हमारी वीडियोस को देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते, जैसे गैस आप लोग नहीं करते हो। तो वो भी कह रहा है सब्सक्राइब करने के लिए, तो गैस आप कर सकते हो ना इतना, तो जब वो भी कह रहा है, हमारा एमसी भी कह रहा है सब्सक्राइब करने के लिए, तो क्या आप करोगे? ऐसा फील मत करवाओ यार कि रीड कर लो और सब्सक्राइब ना करो, अच्छा लगता है सब्सक्राइब करोगे तो। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि हार्डकोर रीडर्स हैं, वो हमारी बुक और हमारी वीडियो को ज्यादा अच्छी तरीके से देखते भी हैं, फॉलो भी करते हैं और हमें सजेशंस भी देते हैं। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है और तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम इतना ज्यादा अनोक्सियस ना रहो तो। और तभी उसमें कुइरेन में बहुत ज्यादा जोश भर जाता है और कहने लगता है कि मैं अब अपना दिमाग बदल लेता हूँ, जो मेरा नया यंग मॉडल है उसमें कतई जोश भर दूंगा मैं तो, और मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा इसे बनाने के लिए। तभी चूगे वहां से जाने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम अपना काम खत्म कर लो, मैं अपने रूम में वापस जा रहा हूँ। तभी वह अपने रूम में जाने लगता है और मन में सोचता कहने लगता है कि मैंने काफी समय से किसी से इतनी ज्यादा बात नहीं की है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है फ्यूचर में कहीं मैं अपनी बात करने की एबिलिटी ही ना खो दूं। और सोचने लगता है कि आखिरकार मैंने आज बात ही क्या की थी, क्या मुझे नॉर्मल जो कन्वर्सेशन है उसकी आदत मैं भूलते जा रहा हूँ, अब मुझे बिल्कुल भी उसकी आदत नहीं रही। मुझे नहीं पता कि ये मेरे लिए पॉसिबल है कि जो इस तरीके के जो कैरेक्टर मैं अपनी स्टोरी में डाल दूं, जो कि काफी ज्यादा इंटेलिजेंस हो, कतई हॉट हो, बवाल हो और धमाल हो, आग लगा दे कतई वीडियो में ऐसी। और इस बारे में मुझे सोचने लगता है कि इसका जो नया कैरेक्टर है उसे किस तरीके से डिजाइन किया जाए। और इस बार की जो मेरी कहानी है वो इमॉर्टल वॉरियर्स के ऊपर है। क्या मुझे कोई एक ऐसा कैरेक्टर जोड़ देना चाहिए जिसकी सर्टेन सेक्ट में बहुत ज्यादा हाई पोजीशन हो और बाद में जाने के बाद हमारे हीरो यानी कि मेल प्रोटैगनिस्ट की वो हीरोइन बन जाए। लेकिन ये मेरे लिए परेशानी वाली बात भी हो सकती है क्योंकि इस जैसा जो कैरेक्टर है मैंने ऑलरेडी एक डाल रखा है इस स्टोरी में, और उस कैरेक्टर का नाम है क्यू वूजी। और जिस सेक्ट में हमारा स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट काम करता है या फिर स्टूडेंट है, उस सेक्ट की ये सेक्ट मास्टर है और इसका जो कल्टीवेशन लेवल है वो दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है और ये ऑलमोस्ट असेंशियल लेवल पर पहुंच चुकी है और सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है वर्ल्ड में। और मेरे जो स्टोरीज की थीम रहती थी वो एक हार्म राइटर हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सेम कैरेक्टरिस्टिक जैसा एक और कैरेक्टर उसमें ऐड कर दूंगा तो मुझे काफी ज्यादा परेशानी होगी दो कैरेक्टर्स के बीच में डिफरेंस बताने में, और वह अपनी राइटिंग्स लिखने लगता है वापस से स्टोरी को आगे। खैर वो सब छोड़ो, इससे बढ़िया होगा कि मेरा जो स्टोरी की ऑलरेडी एक फीमेल लीड है उसको मैं अच्छी तरीके से डिजाइन करूं और इसको इस तरीके से लिखूं कि जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट जो यानी कि हमारा एमसी है, इसकी स्टोरी बुक का जो एमसी है वो बिना किसी परेशानी के स्टेप बाय स्टेप अपनी पावर को बढ़ाता जाए और उसका जो गोल है वो उसे हासिल कर ले। मेरी जो स्टोरी है वो अभी स्टार्ट हुई है, तो इसकी जो स्टार्टिंग है चूतियान, अभी उसके बारे में कोई भी नहीं जानता और किसी एक्सीडेंट के कारण जो चूतियान है वो उस सेक्ट लीडर का नजर को अपने आप पर लाने में कामयाब रहता है और सेक्ट लीडर की नजर उस पर जाती है। तो इसी कारण से चूतियान को उस सेक्ट में इनर डिसिपल के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया जाता है उस समय पर। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं इस सेक्ट की जो सेक्ट लीडर है कुई वूजी, वो खुद जाकर पर्सनली उसे सिखाती है और इसी तरीके से प्रोटैगनिस्ट की जो कहानी की स्टार्टिंग होती है। और इस समय पर जो चूतियान है वो सेक्ट मास्टर को अभी भी सिर्फ एक मास्टर की तरह ही नजर से देखता है और बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट भी करता है। और दूसरी बात करें सेक्ट मास्टर वूजी की, तो वो उस चूतियान के बारे में सिर्फ एक स्टूडेंट की तरह ही सोचती है। इसी कारण से वो चूतियान को सपोर्ट करती है और ये बात हमें फ्यूचर में पता चलेगी कि किस तरीके से जो
हमारा प्रोटैगनिस्ट है उस बुक का, वो किस तरीके से वूजी को अपने प्यार में पड़वा लेगा। और जो वूजी है जो कि सेक्ट मास्टर है, वो चूतियान के साथ अपना रिलेशनशिप आगे कैसे बढ़ाएगी, वो तो हमें आगे ही स्टोरी में पता चलेगा। तो ये बेटर हुआ कि मैं इसकी जो प्रोफाइल है उसको थोड़ा देख लूं। और वो अपनी लिखने लगता है कहानी को, और कहानी के दौरान वह लिखता है कि किस तरीके से जो वूजी है वो अपने ख्यालों में खो जाती है और सोचने लगती है। और इसकी ये सोच है वो सारी की सारी हमारे इस सीरीज के एमसी के द्वारा लिखी जा रही है, यानी कि चूहे के द्वारा। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वे इस बारे में सोचते सोचते असेंशन पर पहुंच जाएगी, और एक बार अगर इसने असेंशन कर लिया तो क्या वो पूरे की पूरी दुनिया में फिर से अकेली हो जाएगी। और वो उसमें लिखते लगता है कि किसी तरह से उसके दिमाग में बार बार चूतियान का ख्याल आ रहा था, और जो उसकी जो ब्राइट स्माइल है वो इस इमोर्टल कल्टीवेशन के पाथ पर बहुत ज्यादा रेयर बात होती है। उस स्माइल के बारे में सोच सोच कर जो वूजी है उसके दिल का सारा बोझ हल्का हो जाता था। और जब वह इसके बारे में लिख रहा होता है तभी अचानक से उसकी नजर किसी चीज पर जाती है, और उसको बहुत ज्यादा मतलब हवा आने लगती है तेजी से, ठंडी ठंडी, जिसको देखने के महसूस करने के बाद कहने लगता है कि अचानक यहाँ पर यहाँ का जो मौसम है वो इतना ज्यादा ठंडा क्यों हो गया है। और बात करें विंडो की तो वो मेरे सामने है और मैंने तो इसे बंद कर रखा हुआ है, तो आखिरकार इतना जो ठंडी हवा है वो आ कहाँ से रही है। और तभी पीछे से उसकी गर्दन पर एक स्वॉर्ड आकर रख जाती है, जिसको देखने के बाद वो घबरा जाता है। और जब वह उसको ध्यान से देखता है तो हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि ये वूजी होती है, जिसने अपनी स्वॉर्ड हमारे इस स्टोरी के गर्दन पर रख दी है, स्टोरी के एमसी के गर्दन पर रख दी है। और हमारा एमसी इसको देखने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाता है, और वूजी उससे धमकाती है, उससे कहने लगती है कि अगर तुमने हिम्मत दिखाई और इस स्टोरी में यह लिखा कि मैं मेरे ही सेक्ट के एक स्टूडेंट के प्यार में पड़ गई, तो मैं तुम्हें ऑन द स्पॉट यही मार दूंगी, भले ही दुनिया क्यों ना तबाह हो जाए उसके बाद। ये बात सुनने के बाद जो हमारा एमसी है वो डर के मारे बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और ये सारी की सारी सिचुएशन को देखने के बाद चूगे को यानी कि हमारे एमसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। और उससे क्या लगता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और डरते हुए पसीने छूट रहे होते हैं। और वो वूजी से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो। और तभी वूजी वहाँ पर आती है और अपना नाम बताती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है और कहने लगती है कि मेरा नाम क्यों वूजी है। यह बात सुनने के बाद हमारा एमसी काफी ज्यादा शौक से भर जाता है और मन में सोचते कहने लगता है चूंकि क्यों वूजी, ये तो मेरी बुक की स्टोरी की हीरोइन है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मैं कोई सपना देखने में लगा हुआ हूँ या फिर कोई इल्यूजन है? ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मेरी बुक से यह कैरेक्टर बाहर कैसे आ गई, जिंदा कैसे हो गई? मैं तो यहाँ पर ये लिखने वाला था अभी कि ये जो की वूजी है वो हमारे उस स्टोरी के मेल प्रोटैगनिस्ट यानी कि चूतियान के प्यार में पड़ जाती है। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही स्टोरी लिख ली है और मैंने ढंग से आराम नहीं किया है, इसलिए मुझे ये फालतू के सपने आने में लगे हुए हैं। और वो उस दरवाजे की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि वह दरवाजा तो बंद है, मैंने और किसी को खोलते हुए बिल्कुल भी साउंड नहीं सुना, तो आखिरकार ये अंदर कैसे आई? क्या ये कोई चोर है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि आखिरकार कोई बेवकूफ चोर ऐसा कैसे इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कोई चोर कि यहाँ पर आए और मुझसे धमकाए, और मुझसे धमकाने के बाद मुझसे कहे कि इस स्टोरी की लाइन बदल दो। और सीधे शब्द में कहो तो हम ऐसे हैकर कह सकते हैं अगर लॉजिकल शब्दों में कहा जाए तो। और ऐसा भी कह सकते हो कि इसने मेरा सिस्टम हैक करने के बाद ये मेरे घर पर आ गई और वो अपने अनुसार अब स्टोरी को लिखवाना चाहती है। लेकिन जरा इस की वूजी की तरफ देखो तो जरा, ये लड़की वाकई में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। मैंने इस दुनिया में जितनी भी लड़कियां देखी हैं उन सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल यही लड़की है। इस लड़की की अपीयरेंस, इसका देखने का तरीका, नजरें बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने इस बुक में लिखा है। क्या ये लड़की सच में बुक से बाहर आ गई है? लेकिन मैं कोई मैजिशियन तो हूँ नहीं, तो आखिरकार कैसे मैं किसी बुक के कैरेक्टर को रियलिटी में बदल सकता हूँ? और कोई मेरे लिए इस तरीके का कॉस्प्ले कर दे, ये तो भाई आउट ऑफ द क्वेश्चन है। कोई भाई मना कर देंगे सब लोग इसको। तभी चूहे घबराते हुए पहले तो अपने आप को शांत करता है और वो वूजी से पूछने लगता है अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो तो सबसे पहले तुम कहने से पहले क्या तुम इस स्वॉर्ड को मेरी गर्दन से हटा सकती हो? तभी वूजी उससे कहने लगती है तुम जैसे को मारने के लिए मुझे अपनी स्वॉर्ड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात सुनने के बाद चूंकि मन में सोचते हुए कहने लगता है इसे किसी को मारने के लिए सिर्फ स्वॉर्ड की जरूरत नहीं पड़ती। अगर ये सच में क्यू वूजी है तो इसका एक मूव ही किसी को मारने के लिए काफी है। या फिर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि क्यू वूजी सच में किसी को मारना ही नहीं चाहती हो। और वे एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और जो हमारा एमसी है वो अपनी कुर्सी पर वापस बैठ जाता है, लेकिन क्यू वूजी वापस से उसे हटा देती है मारती हुई और उससे कहने लगती है कि तुम हटो यहाँ से। ये बात देखने के बाद एमसी काफी देर सरप्राइज से भर जाता है और वूजी उसी कुर्सी से भगाने के बाद कहने लगती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। और वो खुद उसी कुर्सी पर बैठ सोचने लगती है कि आगे क्या लिखा जाए। और हमारा एमसी उससे पूछने लगता है तुम क्या करने में लगी हुई हो? क्या तुम अपनी ही कहानी खुद लिखना चाहती हो? और दूसरी तरफ हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है अगर ये सच में क्यू वूजी है तो ये बात तो वाकई में मेरे लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग वाली है कि मेरी बुक की हीरोइन खुद अपनी स्टोरी लिखना चाहती है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ लिखने के लिए। तभी क्यू वूजी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करने लगती है उस चीज को यूज करने के लिए, लैपटॉप को यूज करने के लिए। और जैसे ही वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी लैपटॉप के अंदर डालती है
तो वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने लगते हैं उस लैपटॉप में, और वो लैपटॉप ऐसा लगता है फूटा अभी। ये देखने के बाद वूजी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और शॉक हो जाती है। और जब हमारे एमसी को पता चलता है कि उसका जो लैपटॉप, उसका जो कंप्यूटर है, उसके शॉर्ट सर्किट होने वाले हैं, तो वो डर के मारे जोरों से चिल्लाने लगता है और कहने लगता है ओ शिट, मेरा कंप्यूटर। और वो क्यूजी को रोकते हुए कहने लगता है मुझसे ये मत कहना कि तुम यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इस कंप्यूटर के अंदर इन्फ्यूज करने में लगी हुई हो, ताकि तुम इसको एनालाइज कर इसका इस्तेमाल करना सीख सको किसी मैजिकल वेपन की तरह। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैं एक बात तो पक्का हो चुकी है कि ये सच में की वही क्यूजी है जो मैंने लिखी है अपनी स्टोरी में। आखिरकार एक नॉर्मल बंदा ये कैसे कर सकता है। तभी क्यूजी हमारे एमसी को धमकाते हुए उससे कहने लगती है कि तुम मुझे बताओ कि आखिरकार इस मैजिकल वेपन को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, और मेरी इस एनर्जी को ये सिस्टम क्यों नहीं झेल पा रहा। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आने में लगी हुई है, जो टेक्स्ट तुमने लिखे हुए हैं, उससे तो बिल्कुल भी उसका लेना देना कुछ भी नहीं है। तो आखिरकार तुम इस क्रिस्टल जैसे दिखने वाली चीज यानी कि कंप्यूटर से कहना चाहती है कि इसके अंदर सिस्टम पर दी वर्ड्स कैसे तुमने डाले। लेकिन हमारा एमसी तो भाई ठहरा नॉर्मल बंदा, वो मन में सोचते कहने लगता है कि अब मैं इस चीज को इसे कैसे एक्सप्लेन करूं, मैं तो बस इस पर टाइप करने में लगा था और कुछ नहीं। तभी हमारा एमसी वहां पर बैठ जाता है उसको उठाने के बाद, और वो क्यूजी से कहने लगता है कि आखिरकार तुम क्या चाहती हो लिखना, तुम मुझे बताओ और बोलो, मैं यहाँ पर बैठकर लिख देता हूँ। और दूसरी तरफ मन में सोचते कहने लगता है कि जो खुद की इस स्टोरी की जो खुद हीरोइन है, वो अगर अपनी स्टोरी को खुद लिखती है तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिरकार इस फ्यूचर में इस स्टोरी का क्या होगा। तभी क्यूबीजी उससे कहने लगती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज और बहुत ज्यादा पैनिक देखा था पहले, लेकिन तुम अचानक से बहुत एकदम से शांत हो गए। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी मन में सोचते कहने लगता है कि जो भी जिसकी गर्दन पे तुम अगर इस तरीके से स्वॉर्ड रख दोगी तो कोई भी बंदा यहाँ पर पैनिक हो जाएगा, और मैं कोई मॉन्क वगैरह तो हूँ नहीं। और वो डायरेक्टली ब्यूजी से कहने लगता है कि अगर मैं यहाँ पर पैनिक होता भी रहा तो कोई मतलब नहीं बनता उसका, और मैं ये बात जानने के लिए ज्यादा उत्सुक हूँ कि यहाँ पर क्या होने में लगा हुआ है। जितना तुम इसे बदलना चाहती हो उससे ज्यादा अब तुम मुझे जल्दी से बताओ कि आखिरकार मैं तुम्हारे लिए क्या लिखूं। ये बात सुनने के बाद वूजी उससे कहने लगती है कि तुम इस स्टोरी में डायरेक्टली लिख दो कि मुझे एनलाइटमेंट मिल चुकी है और मैं असेंड कर चुकी हूँ, और जो सेलेस्टियल बीइंग्स है उनकी लिमिट को क्रॉस कर वहां पर पहुंच चुकी हूँ मैं। ये बात सुनने के बाद हमारा जो एमसी है वो वूजी को समझाने लगता है और उससे कहने लगता है कि ये सब तुम्हारे लिए काम नहीं करने वाला, क्योंकि जो रूल्स मैंने यहाँ पर सेटअप कर रखे हैं वो उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिख दूँ कि कोई आम इंसान अचानक से असेंड कर गया तो इस बात में कोई सेंस नहीं बनता, और ये चीज बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली। ये बात सुनने के बाद वूजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, अपनी स्वॉर्ड उसकी गर्दन पर द्वारा रखती है, उससे कहने लगती है कि तुम्हारे सेटअप में मैं बिल्कुल भी असेंड नहीं कर सकती, तुम्हारे कहने का ये मतलब है। तभी वो काफी ज्यादा घबराने लगता है और सबसे पहले उस स्वॉर्ड को अपने गर्दन से भगाता है, दूर करता है, और उससे कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हें अचानक से असेंड कर देता हूँ ये तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं हो सकता, तुम्हें सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करना ही होगा, क्योंकि तुम मेरी स्टोरी की प्रोटोगनिस्ट हो। अगर हमारी स्टोरी की जो हीरोइन है वही चली गई तो हमारी जो स्टोरी है वो पूरी तरह से तबाह नहीं हो जाएगी। लेकिन वूजी बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं होती, और वो बेकार था बहुत डरावना चेहरा बनाकर क्योंकि से यानी कि एमसी से कहने लगती है कि जो मैं तुमसे कह रही हूँ तुम वो लिखो बस। हमारा एमसी बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं होता, और उससे कहने लगता है अच्छा ठीक है मैं राइट करता हूँ अभी। और वो लिखने लगता है कि किस तरीके से वूजी ने अपनी सारी की सारी परेशानी को जाने दिया और अचानक से उसे एनलाइटमेंट मिल गई और वो हेवन की तरफ बढ़ने लगी और धीरे धीरे करके असेंड होने लगी, और ट्रिब्यूशन के जो क्लाउड है, बादल है, वो बिजली है, वो वहां पर आने लगी और इसकी एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे कर बढ़ने लगी। कुछ देर बाद वो होश में आती है वूजी और मन में सोचते कहने लगती है कि यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है वूजी मैंने तुमसे कहा था ना कि ये चीज बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली, क्योंकि किसी चीज को काम करने के लिए उसकी लॉजिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस वर्ल्ड के जो फंडामेंटल रूल्स है उन्हें फॉलो करना बहुत जरूरी है। ये बात सुनने के बाद वूजी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और उससे कहने लगती है कि मैंने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हमारे जो क्रिएटर फादर है वो बस एक छोटे मोटे स्कॉलर है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो क्रिएटर फादर से मतलब है गॉड, दुनिया को बनाने वाला। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं हमारे वर्ल्ड की जो सच्चाई है वो बस किसी के द्वारा लिखी गई एक किताब है, और हमारे दुनिया के दुख, दर्द, परेशानी सब कुछ हमारे क्रिएटर के हाथों से लिखा गया है और ऑलरेडी सेट हो रखा है, और तुम्हारे इस पेन के कारण मेरे इमोशंस भी बदल जाते हैं। इस बात को सुनने के बाद हमारा एमसी मन में सोचते कहने लगता है कि जिस कैरेक्टर को कैरेक्टर को मैंने डिजाइन किया है वो एक ऐसे इस तरह की कैरेक्टर जो कि अपनी डेस्टिनी को खुद कंट्रोल करना चाहती है। जब ये बात इसे पता चली कि ये बस एक बुक का कैरेक्टर है जिसे किसी और के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, ये वाकई में इसके लिए बहुत ज्यादा दुखद होगा। तभी जो वूजी होती है वो हमारे एमसी की तरफ देखती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है। तभी हमारा एमसी घबराते हुए उससे कहने लगता है तुमने अभी भी कहा कि सब कुछ मेरे हाथ में है, लेकिन तुम्हें सच बताऊं तो ऐसा कोई बात नहीं है। मैं डायरेक्टली ये राइट नहीं कर सकता कि तुम डायरेक्टली असेंड करने वाली हो, क्योंकि किसी भी वर्ड को लिखना है तो उसमें एक लॉजिक होना चाहिए, और किसी कैरेक्टर के लिए अगर कुछ उसे ग्रो करवाना है तो वो स्टेप बाय स्टेप ही पॉसिबल है। तुम्हारे लिए ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हैं कि जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं वो तुम चुन सकती हो, और कुछ ऐसा मत चुनना जो कि मेरे कैरेक्टर डिजाइन से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता हो।
यहाँ पर जो लोग हैं वह यह भी कहते हैं कि अगर किसी ऑथर के द्वारा एक बार कैरेक्टर को डिजाइन कर दिया तो उसका जो कंट्रोल है वो ऑथर के हाथों में भी नहीं रहता। और तुम्हारी जो यहाँ पर प्रेजेंस है, जो तुम आ चुकी हो, ये इस बात का एविडेंस है। ये बात सुनने के बाद वूजी भड़क पड़ती है और वो हमारे एमसी से कहने लगती है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि चूतियान को जो पसंद करने वाली लाइन है वो मैंने खुद अपने मन से लिखी है। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी एकदम से घबरा जाता है और डर जाता है और मन में सोचता कहने लगता है, शिट, लगता है कि मैंने लैंडमाइन पर अपना कदम रख दिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि आखिरकार जो की वूजी वो उस दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है और ये हमेशा से फ्री माइंडेड है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये खुद की इच्छा हो इसकी। आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि इतनी ज्यादा पावरफुल इमॉर्टल बीइंग अपने ही स्टूडेंट के प्यार में पड़ जाए। लेकिन यार मेरी जो स्टोरी की थीम है उसके अनुसार तो जो मेल प्रोटोगनिस्ट है वो उन लड़कियों को हासिल कर सकता है जिसे हासिल करना असलियत में नामुमकिन है। और अगर मैं यही चीज इस बुक से गायब कर दूंगा तो मेरी जो हारेम की बुक है उसको लिखने का कोई मतलब भी नहीं बनता और कोई भी मेरी उस बुक को रीड नहीं करना चाहेगा। तभी वूजी उससे कहने लगती है कि ये जो चॉइस है वो मैंने नहीं की है कि मैं उसके प्यार में पड़ जाऊंगी। मुझे पता है कि तुम इस बुक के ऑथर हो, इसलिए तुम्हारे पास इतनी पावर तो होगी कि तुम थोड़ी मोड़ी चीज को तो बदल सकते हो, और अगर तुम उस थोड़ी मोड़ी चीज को भूल भी जाते हो तो बाद में तुम उसे ठीक भी कर सकते हो। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी खुश हो जाता है और उससे कहने लगता है, हाँ, इतना छोटी मोटी चेंजेस को मैं शायद कर सकता हूँ। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अब मुझे इस बात का पछतावा हो रहा है कि मैंने क्यूवीजी को इतना ज्यादा स्मार्ट क्यों बना दिया। तभी क्यूवीजी वहां से गायब होने लगती है और धमकाते हुए जाते जाते वो धमकाती है हमारे एमसी को और कहने लगती है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि तुम आखिरकार क्या लिखने वाले हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि आगे चलकर तुम ये मत लिख देना, किसी भी प्रकार से ये मत लिखना कि मैं चूतियान के प्यार में पड़ गई और उसके साथ मैंने अपना रिलेशनशिप बढ़ा लिया। और अगर तुमने इसी तरीके से नॉनसेंस बकवास लिखना चालू रखी तो मैं यहाँ पर वापस लौटकर जरूर आऊंगी और उसके बाद तुम बिल्कुल भी लिखने के काबिल नहीं बचोगे। और वह वहां से चली जाती है। तभी उसके बाद जो हमारा एमसी है वो अपने मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारता है ताकि वो अपने आप को होश में ला सके और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैं सपना नहीं देख रहा था। जिस तरीके से क्यूवीजी को मैंने सेट किया था, काइंड और काफी ज्यादा अच्छी, ये तो बिल्कुल वैसी भी नहीं है, क्योंकि जो कल्टीवेटर्स होते हैं वो आपस में फाइट करते हैं ताकि वो हेवंस तक रीच कर सके, पहुंच सके, और वो किसी मुसीबत से डरते नहीं है। और जब वे किसी को मारने की सोचते हैं तो वो आंख भी नहीं झपकाते, भले ही वो डिमोनिक सेक्ट के पीपल ही क्यों ना हो, वो लोग तब भी मार देंगे सब लोगों को। और जिस तरीके से मैंने क्यूवीजी को डिजाइन किया है तो मुझे लगता है कि जो क्यूवीजी है वो वाकई में क्रिएटर गॉड को मारना चाहती है, यानी कि मैं। और जो वूजी है जब यहाँ पर आई थी मुझे उसने डायरेक्टली नहीं मारा, इसका मतलब ये हुआ कि इस बात को लेकर वह चिंतित है कि अगर उसने मुझे मार दिया यानी कि क्रिएटर गॉड को, तो उसकी जो पूरी की पूरी दुनिया है वो तबाह हो जाएगी। चलो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि मैंने आगे की जो लाइन है जो मैं लिखना चाहता था वो अभी तक मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा और पहले से मेरे पास इतनी परेशानियां थी। और तो और यहाँ पर अब हीरोइन भी उस बुक से बाहर निकल कर आ गई है और मुझे धमकाने में लगी हुई है और कह रही है कि मैं इस स्टोरी को बदल दूं। आखिरकार मैंने पिछले जन्म में किसको इतना ज्यादा गुस्सा दिला दिया था जो मेरे साथ ये सब होने में लगा हुआ है। अगर ऐसी बात है तो मुझे बस प्रोटोगनिस्ट को नहीं फॉलो करना, किसे डर लगता है कि राइट करने से। मैं तो राइट करूंगा, मैं मेरे दिमाग में जो आएगा मैं लिखते जाता हूँ अब। और तभी वे लिखकर एंटर कर देता है और जब वे लिखकर एंटर करने लगता है तभी नेक्स्ट सीन में हमें वूजी को दिखाया जाता है जो कि एक सीक्रेट रूम में बैठकर कल्टीवेट करने में लगी हुई होती है, मेडिटेशन, और उसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो लीक हो रही होती है उसकी बॉडी से। और वो अपने आगे खोलती है तो वो अपने सामने उस क्रिएटर गॉड यानी कि एमसी को देखती है और कहने लगती है कि ये जो बंदा है वह बस एक स्टोरी को लिखने में लगा हुआ है और मैं इसके स्टोरी की एक कैरेक्टर हूँ, जिस स्टोरी को इसने अपने दिमाग से खुद से बनाया है, और जो पूरी की पूरी दुनिया है वो बस इसकी एक किताब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आज तक जितनी भी कठिनाइयों और परेशानियों का सामना किया है, क्या वो सच है या फिर झूठ, या फिर हम जिसे गॉड्स की इच्छा कहते हैं ये वह है। लेकिन ये बात तो सच है कि हमेशा किसी अननोन चीज के बारे में लोग डरा करते थे, लेकिन अब उस अननोन चीज के बारे में मुझे पता चल चुका है और सच्चाई के बारे में जब पता चल चुका है तो यहाँ पर कोई ना कोई तो ऐसा रास्ता होगा कि मैं अपनी डेस्टिनी को अपने अनुसार तय कर सकूं। क्या मुझे वाकई में इस क्रिएटर गॉड पर भरोसा करना चाहिए जो कि किसी चिकन को भी नहीं मार सकता। अब जबकि मेरा जो असेंशन का बैरियर था मैं उसे ब्रेक करने में कामयाब रही एक बार, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे लिए सबसे ज्यादा अर्जेंट टास्क है अभी वह यह है कि मैं किसी तरीके से जल्दी से असेंडेंट लेवल पर पहुंच जाऊं और बाकी का जो बैरियर है उसे तोड़कर आगे निकल जाऊं, और उसके बाद मैं एक ऐसी जगह पर रहूंगी जो कि मेरे लिए पूरी तरीके से अनजान है, और उस समय पर मैं अपनी इच्छा अनुसार अपनी दुनिया में वापस आ सकती हूँ और अपनी इच्छा अनुसार उस वर्ल्ड में जा सकती हूँ, और जहाँ पर जो हेवंस है मैं उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकती हूँ, क्योंकि जो यूनिवर्स है उसकी कोई सीमा नहीं है, आसमान को नापा नहीं जा सकता। तो मैं आखिरकार इस मौके को कैसे जाने दे सकती हूँ कि मुझे इसे एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है, और किसी स्टूडेंट के प्यार में पड़ जाना ये किसी मजाक से कम नहीं है। आखिरकार मेरा फ्यूचर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मुझे सच में किसी लड़के से प्यार करना हो तो वो किसी क्रिएटर, इस वर्ल्ड का क्रिएटर होना जरूरी है। और जैसे ये वर्ड इसके मुंह से निकलता है तो वो शर्म के मारे पूरी की पूरी लाल पड़ जाती है और पूरी की पूरी मतलब
कंफ्यूज होती है कि ये सब क्या चल रहा है और मैं ये सब क्यों कह रही हूँ। और ये बात समझ जाती है कि जो हमारा एमसी है उसने ही ये शब्द लिखा है और गुस्से में कहने लगती है कि आखिरकार उसका ऐसा लिखने की हिम्मत कैसे हुई। और तभी हमारे एमसी की तरफ दिखाया जाता है जो कि उस स्टोरी को लिखने के बाद वहां से निकल जाता है कि किस तरीके से जो वूजी है उसके जो ख्याल है वो पूरी तरीके से बदल दिए गए हैं और हमारे एमसी के ख्याली पलाव चालू हो जाते हैं। यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि किस तरीके से उसके द्वारा लिखी गई जो कैरेक्टर है वो दूसरी दुनिया से इसके लिए आती है और कह रही हो चिल्ला रही होती है कि क्रिएटर गॉड मैं तुम्हारे लिए आ गई हूँ, और किस तरीके से वे प्यार में पड़ जाएंगे। और उसके जो ख्याली पलाव है भाई साहब कितना बोलेगा भाई, अपने ही कैरेक्टर को प्यार में पड़वाना चाहता है वो भी अपने। और जैसे ही वो किवूजी उसके पास आने लगती है तो वो होश में आता है और देखता है कि वो तो स्वॉर्ड लेकर आ रही है और वो उसे मारने वाली है। और डर के मारे वो उसका जो सपने से है वो नींद से उठ जाता है और भाई पता चलता है ये तो एक सपना था। बच गया भाई बच गया, अगर असलियत में आती तो गर्दन अलग हो जाती। और चैन की सांस लेते हुए कहने लगता है कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल ऑल इज वेल। उस वूजी के लिए भी दूसरी दुनिया को ट्रेवल कर इधर पर आना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। और जब उसकी नींद खुली गई है तो वो वापस से अपने कंप्यूटर की तरफ बढ़ने लगता है और कहने लगता है कि मैंने एक दिन से अभी तक इस कंप्यूटर को चेक नहीं किया है, चलो अब देखते हैं कि आखिरकार जो कमेंट्स है और जो फीडबैक है लोगों का वो क्या है, और लोगों के ओपिनियंस के बारे में भी पता लगाते हैं। और तभी वो जो फीडबैक्स को देखता है, कमेंट्स को देखता है, तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि अचानक से कहानी बदल देने के कारण बाकी के जो व्यूअर्स होते हैं वो अचानक से बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट से भर जाते हैं और कह रहे होती हैं कि इस बात की मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि ये स्टोरी अचानक से इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनती जाएगी। आखिरकार हम लोग सच में इतनी जल्दी हारेम को बनने नहीं दे सकते ना, तो स्टोरी का सारा का सारा मजा नहीं खराब हो जाएगा। तभी कुछ कमेंट्स में ये भी लिखा हुआ होता है कि जो इस स्टोरी का ऑथर है, जो राइटर है, वो एक हारेम राइटर है। अगर इस स्टोरी की जो इंप्रेशन है वो इतनी जल्दी से खत्म हो जाएगा तो मजा कैसे आएगा। इन्होंने यही ट्रिक का इस्तेमाल किया है कि हमें इंप्रेशन दिया कि स्टोरी खत्म होने वाली है लेकिन अचानक से सरप्राइज दे दिया। ये बात सुनने के बाद कुछ ये भी लिख रहे होते हैं कि ये कुछ ज्यादा तेज नहीं है। तभी हमारा एमसी ये पढ़ने के बाद कहने लगता है कि आखिरकार ये कैसे फास्ट हो सकता है, मैंने तो बस कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है, अभी अभी तो मेरी स्टोरी की स्टार्टिंग हुई है, अभी तक तो हमारी जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो हमारे एमसी के जाने कि उस स्टोरी के प्यार में नहीं पड़ी है, स्टोरी के कैरेक्टर के। और वह टाइप कर पोस्ट कर देता है और ये वजह पोस्ट करता है तभी वहां से कोई रिप्लाई देता है और लिखा होता है क्या तुमने ऑथर की जो लास्ट बुक है वो नहीं पढ़ी, क्या तुम बैट करना चाहोगे। ये बात सुनने के बाद हमारे एमसी के दिमाग में बड़े अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं और वो भी बैट करने के लिए तैयार हो जाता है। और चूंकि उठने के बाद कहने लगता है कि एक स्टोरी लिखने का सबसे ज्यादा अच्छा तरीका है कि उसमें किस तरीके से सस्पेंस लाया जाए, जबकि सब लोग ये बात सोचने में लगे हुए हैं कि जल्द यहाँ पर कुछ ना कुछ होने वाला है। तो मुझे इस बात के लिए बिल्कुल भी ब्लेम मत करना कि यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा। अब जबकि क्यूवीजी भी यहाँ पर आ चुकी है रियलिटी में और वो मेरी इच्छा अनुसार मुझे मेरी स्टोरी को नहीं लिखने देगी, तो मेरे पास अब कोई दूसरा चारा नहीं बचा हुआ है, मुझे पूरी की पूरी आउटलाइन को रीसेट करना पड़ेगा। और जो सब कुछ सोचने में लगे हुए हैं सब लोग, यहाँ पर जितने भी लोग मेरे व्यूअर्स और रीडर, सभी की एक्सपेक्टेशन को पूरी तरीके से बदल देना होगा। सबसे ज्यादा बुरा क्या ही हो सकता है मेरे साथ कि मेरी जो बुक है वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाएगी और मैं इसे आगे लिखने के लिए नहीं रह पाऊंगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मेरे लिए मेरी जिंदगी बचाना है कि अगर इसने मेरी गर्दन काट दी ना वूजी ने तो मैं तो टपक जाऊंगा। और वो ज़ांग क्विरन के बारे में सोचने लगता है और कहने लगता है कि चलो जाकर उससे उसका ओपिनियन पूछते हैं। मैंने सुना है कि जो उसकी जो नई बुक है उसके 400 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं और जल्दी उसकी बुक रिलीज होने वाली है। मुझे लगता है कि उसे मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, मुबारकबाद तो देनी ही चाहिए। और वो उसके रूम में जाने लगता है और उसके रूम में लाइट जलते हुए देखता है तो मन में सोचते कहने लगता है कि जैसा कि हमने इससे उम्मीद की थी, ये अभी भी अपनी स्टोरी को लिखने में लगा हुआ है, इस घंटे में भी, इस समय में भी। और जब वह जाता है तो वो वहाँ से क्यूरियन को बाहर निकलते हुए देखता है तो एकदम सरप्राइज हो जाते हैं दोनों एक दूसरे को देखकर। और जब वूजी उसको देखता है तो वो भी सरप्राइज होता है क्योंकि जो क्यूरियन है उसने अपने सारा का सारा सामान पैक कर लिया है और उससे पूछने लगता है क्या तुम जा रहे हो। और तभी कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों बैठकर आराम से अपने ड्रिंक्स कर रहे होते हैं और वो बंदा शकल देखकर ही पता चलता है काफी ज्यादा उदास है और कहने लगता है, उसे बताने लगता है कि मेरे द्वारा जो लिखी गई नई बुक है उस पर किसी ने रिपोर्ट कर दिया है। ये बात सुनने के बाद जो हमारा एमसी है वो एकदम से शौक से भर जाता है और क्यूरियन उसे बताने लगता है कि मेरी अभी की जो बुक है वो अभी के पॉलिटिक्स के बारे में लिखी हुई है और जो मेरा एडिटर है उसने मुझे सलाह दिया कि मैं अपनी इस बुक को अभी पॉज कर दूं और कुछ समय बाद जब मेरा मामला है पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तो वापस से लिखना चालू कर दूं और फिर हम अपनी इस बुक को रिलीज कर सकते हैं, वो भी थोड़ा बहुत कंटेंट चेंज करने के बाद। ये बात सुनने के बाद चूंकि उससे कहने लगता है कि तुम्हें इतना ज्यादा निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे रीडर्स की जो लॉयल्टी है वो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जल्दी से जाओ और उसे चेंज कर दो, यहाँ पर अभी भी मौका है। तभी क्यूरियन उससे कहने लगता है कि मैंने ऑलरेडी उस बुक को बंद कर दिया है, अगर मैं उस बुक को वापस से रिलीज करता भी हूँ तो उस समय पर इसे कौन रीड करने वाला है, और तो और ऐसा मैंने पहले आज तक कभी नहीं किया, तो आखिरकार मैं इसे कैसे चेंज कर सकता हूँ। और मुझे बचपन से लेकर आज तक बुक राइट करना या फिर बुक लिखना बहुत ज्यादा पसंद था क्योंकि बुक के माध्यम से मेरे दिल के अंदर क्या है मैं दूसरों को बता सकता हूँ।
तो भले ही मुझे पता है कि मैं किस तरीके से खाना बना सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने में लगा हुआ हूँ, बुक रीड्स करने में लगा हुआ हूँ और कई सारे ऐसे प्रोग्राम देखे ताकि मेरा जो राइटिंग का मटेरियल है मैं वो इकट्ठा कर सकूँ। भले ही मेरे पहली बुक के जो सब्सक्राइबर थे वो कम है, लेकिन मैंने उन सब्सक्राइबर्स के लिए भी कभी भी अपनी बुक को रोका नहीं है और एक्स्ट्रा जॉब के दौरान भी मैंने अपने उस पैशन को बिल्कुल भी खत्म नहीं किया था और बुक को राइट करना जारी रखा था। और उसमें मुझे उस समय के दौरान मुझे फूड डिलीवरी का काम भी करना पड़ा था। और जब मैं तुम्हारे साथ इस अपार्टमेंट में रहने के लिए आया था तब मैंने 10 घंटे से भी ज्यादा वर्क किया है, क्योंकि मैं ज्यादा समय तक बैठकर राइट करता था, मतलब बुक लिखा करता था, जिसके कारण मेरी रीढ़ की हड्डी और मेरी बॉडी की जो कंडीशन है वो भी खराब होती गई, वह भी इस जवानी में। और तभी कहने लगता है ब्रदर चुगे, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मेरा जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, या फिर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मैं अभी ढंग से मेहनत नहीं कर रहा हूँ। ये बात सुनने के बाद जो हमारा एमसी होता है वो उससे कहने लगता है कि ऐसी बात नहीं है कि तुम यहाँ पर मेहनत नहीं कर रहे हो। और मन में सोचते कहने लगता है कि 2 सालों से जो ज़ांग क्यूरेन है वो राइटिंग की इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बॉटम पर है और एक बुक 1 साल में रिलीज करता है और इसे पब्लिश करने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने में लगा हुआ है। और बुक लिखने के लिए इसकी जो फूड डिलीवरी का काम था वो भी उसने रुक दिया, लेकिन इसका जो रिजल्ट था वो वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक था। लेकिन राइटिंग की इंडस्ट्री में यहाँ पर बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो कि सक्सेस पाते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग तो इसी तरीके से अपने कैरियर को खत्म करवा लेते हैं। तभी क्यूरेन उससे कहने लगता है और बताने लगता है कि मैंने अपनी फैमिली के साथ यह शर्त रखी थी कि अगर मेरी यह बुक बिल्कुल भी सक्सेस नहीं होती है तो मैं अपने घर पर वापस चला जाऊंगा। अब जबकि मैंने इतना ज़्यादा सपना देख लिया है और मेरा सपना बिल्कुल भी पूरा नहीं हो पाया है, तो अब समय आ चुका है कि मैं उस सपने से जाग उठूं और एक नॉर्मल लाइफ जीऊं। राइटिंग मेरे लिए सब मेरी जिंदगी थी, लेकिन अब मैं और ज्यादा राइट नहीं कर सकता। मेरा जो पेन नेम है यानी कि ऑथर का नाम, वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए काफी था, लेकिन अगर मेरी वह पावर खो गई तो मैं बस एक आम इंसान हूँ जिसका नाम ज़ांग क्यूरेन है। और वह इस वक्त काफी ज्यादा उदास होता है और ये सारी की सारी उदासियत को हमारा एमसी देखने में लगा हुआ है। और वह जाते जाते हमारे एमसी से कहने लगता है क्यूरेन कि भले ही मेरी जो अभी की किस्मत थी बहुत ज्यादा खराब थी और हम बहुत ज्यादा गरीब रहे थे, ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ है इस समय के दौरान। मैंने तुम जैसा अपना एक दोस्त बनाया है जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा है। अगर तुम्हें फ्यूचर में मुझसे कुछ भी मदद की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। तभी जो हमारा एमसी उसको जाने के लिए प्रोत्साहित करने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारे पास फ्यूचर में जब भी समय हो तो मेरे साथ ड्रिंक करने के लिए आ सकते हो। आखिरकार हम इस छोटी सी सिटी में जो रहने वाले हैं, और वो उस बात से एग्री हो जाता है। और इस बात के लिए क्यूरेन जाते जाते उस बात के लिए बधाई देने लगता है कि आपकी जो नई बुक है मैं उम्मीद करता हूँ कि वह बुक एकदम से फेमस हो जाए। और इसी तरीके से 2 दोस्त यहाँ पर एक दूसरे को बाय करते अलग हो जाते हैं और हमारा एमसी उसे जाते जाते देखने लगता है और जाते जाते मन में सोचते कहने लगता है कि सच सच बताऊं गाइस आपको, तो मेरी जो सिचुएशन है वह भी बिल्कुल ज़ांग क्यूरेन की तरह ही है। एक समय तो ऐसा भी आया था जब मैं अपने इस वर्क को करते करते काफी ज्यादा बोर हो गया था, और जब मैं अपनी जिंदगी में ज्यादा बोर हो गया था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मेरे जो सपने हैं मैं उन्हें पूरा करूं और उनका पीछा करूं। और जो मैंने जब पहली बुक लिखी थी तो उसमें से मुझे सिर्फ इतना ही अर्न हुआ कि मुझे सिर्फ खाने तक के पैसे मिल पाए, लेकिन उसके बाद मैंने 2 से 3 बुक रिलीज कर दी, इतना खास रिजल्ट नहीं मिला था। लेकिन अब की जो मेरी बुक है प्रेजेंट की, उसकी रेटिंग पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा बेटर है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बेटर हूँ, मैं ज़ांग क्यूरेन से बस थोड़ा सा बेटर हूँ, मुश्किल से 0.0001%। मेरी जो फैमिली है वो मुझे कंट्रोल नहीं करती ज़ांग क्यूरेन की तरह, और वो मुझे फोर्स नहीं कर सकते जिस तरीके से उसे किया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि आखिरकार मेरे जो पेरेंट्स है वो सीक्रेट यूनिट पे कैसे रहते हैं। हमारे एमसी के पेरेंट की जो स्टोरी है ना वो एक अलग सीक्रेट है, वो क्या काम करते हैं, कहाँ रहते हैं, वो हमें बाद में पता चलेगा, जो कि टोटली सस्पेंस से भरी हुई है। और हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं मुझे वो कभी कभी ब्लाइंड डेट्स पर जाने के लिए मुझे मनाने की कोशिश करते रहते हैं, और उसके अलावा मैंने अपने पेरेंट्स को काफी समय से नहीं देखा। तभी उधर से कोई बहुत ज्यादा रफ्तार से कोई निकलता है। यह देखने के बाद हमारा एमसी काफी ज्यादा शौक से भर जाता है और उसे कहने लगता है कि आखिरकार ये लड़की मेरे पास कब आई अचानक से, और मुझे यहाँ पर इसके पैरों के आवाज क्यों नहीं आई जब ये मेरे पास से गुजरी। और तभी हमें वहाँ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा क्यूट लग रही है, और वो वहाँ पर हमारे एमसी को देखने के बाद वहाँ से भाग जाती है। और ये देखने के बाद हमारा एमसी मन में सोचते क्या लगता है क्या मैं इसकी नजरों में कोई बुरा आदमी दिख रहा हूँ, और कहने लगता है कि ये वही लड़की नहीं है जो कि मेरे घर के बिल्कुल सामने रहती है, मेरे अपार्टमेंट के, I mean, इसके कमरे के जस्ट सामने, जो उसने किराए पर ले रखा है उसके सामने ही वाले कमरे इसका है। और ज़ांग क्यूरेन ने मुझे बताया था कि ये एक गेमिंग स्ट्रीमर है। इस लड़की को देखकर ऐसा लगता है कि इसका जो स्ट्रीमिंग करियर है वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं जा रहा है, तो शायद ये ड्रिंक करने के लिए यहाँ से गई थी। और मुझे एक और बात याद आई है कि जो ज़ांग क्यूरेन है वो इस लड़की को बहुत ज्यादा पसंद करता है और उससे प्यार करता है, और इसी तरीके से वह घर पर वापस आ जाता है। और जब वह घर पर वापस आता है तो उसका घर होता है वो इसका जो कमरा होता है पूरी तरीके से खाली होता है, जैसे इतने ज्यादा सन्नाटे झेलने की इसको अभी आदत नहीं है। और वह इस वक्त काफी ज्यादा उदास होते हुए कहने लगता है कि अब मुझसे बातें करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है। तभी अचानक से इतना सोचते सोचते उसके गर्दन पर एक स्वॉर्ड आती है, जिसको देखने के बाद वो काफी तक शौक हो जाता है, जहाँ पर पता चलता है कि वूजी वापस से इस रियलिटी वर्ल्ड में आ चुकी है। और उससे कहने लगती है कि वो लास्ट सेंटेंस जो तुमने लिखा था
क्या तुम सच में मुझसे भीख मांग रहे हो कि तुम्हें मार दूं? तभी हमारा एमसी वहाँ पर उससे शुक्रिया कहता है उसके आने के लिए, लेकिन वूजी टोटली कंफ्यूज होती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार इसका दिमाग खराब हो गया है क्या, ये इस तरीके से क्यों कह रहा है मुझसे। तभी हमारा एमसी इस वक्त काफी ज्यादा इमोशनल होता है और वो उसकी तरफ इमोशनल नजरों से देखते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम यहाँ पर आई। और वूजी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये कर क्या रहा है, इसलिए एक्सप्रेशन क्यों बना रहा है। और मन में सोचते हुए कहने लगती है कि मैंने इस बंदे को सिर्फ एक दिन के लिए नहीं देखा और इसका जो बिहेवियर है वो पूरी तरीके से बदल गया। क्या इसका दिमाग खराब हो चुका है या फिर किसी तरह की बीमारी है इसके दिमाग में। तभी हमारा एमसी वूजी से कहने लगता है क्या तुम इस स्वॉर्ड को मेरी गर्दन से हटा सकती हो सबसे पहले। मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे कैरेक्टर पर ऐसे डिजाइन पर लिखा हुआ हो कि तुम्हें दूसरों की गर्दन पर स्वॉर्ड रखना बहुत ज्यादा पसंद हो। यूजुअली तुम देखा जाए तो तुम डायरेक्टली लोगों को मार देती हो, वो भी बिना सोचे समझे, और तुम इस तरीके से किसी की गर्दन पर स्वॉर्ड नहीं रखती। ये बात सुनने के बाद वूजी भड़क पड़ती है और वो हमारे एमसी से कहने लगती है क्या तुम्हें सच में इस बात पर भरोसा रखते हो तुम अपने आप पे कि तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी, जैसा लिखोगे वैसा करूंगी। और मन में सोचते कहने लगते कि ये वाकई में बहुत ज्यादा अनोइंग वाली बात है कि इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से समझता है वो मैं खुद नहीं हूँ बल्कि मैं ये कोई और है। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी घबराते हुए अपने हाथों को ऊपर करता है और उससे कहने लगता है कि ये जो चीज है वो पहले हो सकती थी, लेकिन अब जबकि तुम यहाँ पर अपनी इच्छा अनुसार इस स्टोरी को बदल सकती हो तो हम लोग आराम से बैठकर बात क्यों नहीं करते। तभी जो वूजी होती है वो उससे घूर कर देखती है और उससे कहने लगती है वो सब छोड़ो, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, जो तुम शब्द तुमने आखिरी में लिखा था उसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं किसी से प्यार में पड़ना चाहती हूँ तो उसे इस दुनिया का क्रिएटर होना जरूरी है। तभी हमारा एमसी एकदम से घबराने लगता है, मन में सोचते कहने लगता है शिट मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। तभी हमारा एमसी घबराते हुए उससे कहने लगता है कि अगर तुम सच में चूतियान से प्यार नहीं करना चाहती हो तो मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं बचता तुम्हारे थॉट्स को बदलने के लिए, कुछ ना कुछ तो आइडियाज तो चाहिए पड़ेगा ना। इसलिए मैंने तुम्हारा क्यू विजय जो स्टोरी लाइन उसको बदलने के लिए रीजनेबल बहाना ढूंढा है। और बात करें तुम्हारी पर्सनैलिटी की तो अगर तुम किसी लड़के से या फिर किसी मैन से प्यार करना चाहती हो तो उसका जो लेवल है वो कम से कम क्रिएटर गॉड क्रिएटर का होना ही चाहिए था। ये बात सुनने के बाद वो जो वूजी है वो और भी तो भड़क पड़ती है और उससे कहने लगती है तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार मैं किसी लड़के के प्यार में पड़ना मेरा जरूरी है क्या, मैं इसके बारे में कभी भी नहीं सोचती, तो मैं चाहती हूँ कि तुम इसे अभी की अभी बदलो, कहो कहो जल्दी से कहो। और भाई अपनी पावर का रौब दिखाने लगती है और हमारा एमसी इस वक्त उसकी ऐसी तैसी हो रखी है डर के मार, लेकिन वूजी मानती नहीं, उससे कहने लगती है क्या तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है, कह नहीं सकते क्या, अभी अभी तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे मिलकर बात करोगे, क्या तुम बेवकूफ हो। तभी हमारा एमसी दूसरी तरफ देखता है और घबराते हुए उससे कहने लगता है कि मुझे ही लगता है कि अब मैं स्टोरी को और ज्यादा बदल सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद वूजी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। और तभी वो अपना मोबाइल दिखाता है और कहने लगता है कि मैंने ऑलरेडी इस स्क्रिप्ट को पोस्ट पब्लिश कर दिया है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं लोगों ने इसे रीड कर कमेंट करना भी चालू कर दिया है। और उसके बाद जो वूजी होती है वो हमारे एमसी को उठाकर दीवार में दे मारती है जिससे कारण उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ये सीन वाकई में बहुत ज्यादा कॉमेडियन था और वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसे धमकाती है, उससे कहने लगती है कि अब मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा हुआ है, अब सिर्फ तुम्हें मरना होगा मेरे हाथों से। ये बात देखने के बाद वो काफी ज्यादा डर जाता है और डरते हुए बोल पड़ता है रुको 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 मुझे मत मारो, मैं इसे चेंज कर सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद वूजी उससे कहने लगती है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। और तभी जो हमारा एमसी है वूजी को बताने लगता है कि जिस समय तुम यहाँ पर आई मेरे इस वर्ल्ड में तभी मुझे एक अजीब सी फीलिंग आई कि तुमने मेरे वर्ल्ड में मेरी बुक से बाहर निकलने की कोशिश की थी, मेरी बुक से, और इस बारे में मुझे पता चल गया था, इसलिए तुम यहाँ पर हो। लेकिन ऐसा करना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। मैंने सही कहा ना, क्योंकि इस वक्त तुम जो इस फॉर्म में जो मौजूद हो वो सिर्फ तुम्हारी डिवाइन कॉन्शियसनेस है, तुम्हारी ओरिजिनल बॉडी और तुम्हारी आत्मा तुम्हारी बॉडी से अलग हो चुकी है और तुम यहाँ पर दो रियलिटीज के बीच ट्रेवल करने में लगी हुई है अपनी इस सोल का इस्तेमाल कर, जिससे कारण तुम्हारी जो सोल है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है और स्पेस और टाइम को क्रॉस करने के कारण ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है तुम्हारी सोल के लिए। लेकिन अगर किसी वक्त तुम यहाँ पर दो रियलिटीज को इस तरीके से क्रॉस करती हो और वहाँ पर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि तुम समय एंड स्पेस के स्पेस एंड टाइम के चक्कर में जाकर फंस जाओ और तुम्हारी सोल के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। ये बात सुनने के बाद वूजी उससे कहने लगती है तो क्या। तभी हमारा एमसीयू से एक्सप्लेन करते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए इस चीज को आसान बना सकता हूँ ताकि फ्यूचर में तुम बिना किसी परेशानी के दो रियलिटी के बीच में क्रॉसओवर कर सकती हो और यहाँ पर जो कुछ ना कुछ तो प्लान करने में लगा हुआ है। ये बात सुनने के बाद जो वूजी होती है वो उससे पूछ लगती है क्या तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो। तभी हमारा एमसीयू उससे कहने लगता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि जब से तुम मेरे यहाँ पर आई हो तब से जो मेंटल प्रेशर था मेरे पर और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था वो सब कुछ गायब हो चुका है। इस दुनिया में मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसकी खुद की डेस्टिनी यानी खुद की किस्मत पर कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए मैं इस बात के लिए इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मैं किसी की बुक का एक कैरेक्टर हूँ। और अगर ये बात सच है तो मैं उस बात को जानने के बाद बिल्कुल पगला जाऊंगा। और बात करें तुम्हारी तो तुम्हें ये बात अच्छे से पता हुई है कि तुम्हारी जो किस्मत है वो किसी दूसरे के हाथों में है, लेकिन फिर भी तुम अपनी किस्मत को अपने हाथों से कंट्रोल करना चाहती हो और इसी कारण से मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनने के बाद वूजी इसको थोड़ा बहुत सोचने लगती है और हमारा एमसी यहाँ पर खड़ा होता है और उससे पूछने लगता है उस वक्त तुमने असेंड करने की कोशिश की थी लेकिन तुम बिल्कुल भी सक्सेस नहीं हुई। लॉजिक को अगर साइड में रखे तो शायद उस वक्त
वह ट्रिक इसलिए काम नहीं की गई होगी क्योंकि हमने मेरी जो स्टोरी है उसे पब्लिक नहीं किया था। तो क्यों ना हम एक और टेस्ट करें। इस बार मैं एक नई मैन्युस्क्रिप्ट बनाऊंगा और उसे पब्लिश करूंगा लिखकर, फिर देखते हैं क्या ये चीज काम करेगी या नहीं करेगी। और तभी वह लिखना चालू करता है और उसमें लिखता है कि भले ही पिछली बार जो क्यू वूजी का असेंशन है वो पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उसने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया जिससे कि वो दो रियलमीज के बीच में ट्रेवल कर सके बिना किसी परेशानी के। यह बिना किसी प्रॉब्लम के अपनी बॉडी से अपनी सोल को सेपरेट कर सकती है और टाइम एंड स्पेस में इसकी सोल बिल्कुल भी नहीं खोएगी। यह तरीका उसने ढूंढ लिया है और तभी अचानक से उसकी जो ट्रिक है वो वाकई में काम कर गई। और जब वह हमारे एमसी को वूजी देखती है तो मन में सोचती है, कहने लगती है कि ये जो मैन है मेरे सामने बैठा हुआ है वो देखने में काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन इसके हाथों में इतनी पावर है कि ये मुझे किसी भी तरीके से बदल सकता है और मुझे इन्फ्लुएंस कर सकता है। मुझे लगता है कि मेरे लिए ये अच्छा होगा कि अगर मैं इसे अपने कैद में रख लूं और इसे इसी तरीके से इस्तेमाल करना जारी रखूं ताकि ये इस तरीके से धीरे करके मुझे पावरफुल बनाता जाए। लेकिन तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है, लेकिन अगर तुमने इस तरीके के टेक्निक का इस्तेमाल किया तो ये तुम्हारे कैरेक्टर से बिल्कुल भी मैच नहीं खाएगा, क्योंकि तुमने आज तक अपनी पूरी की पूरी जिंदगी प्राउड और सम्मान के साथ जी है और तुमने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी में लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन का सामना किया है। क्या होगा उस कल्टीवेशन का जो तुमने खुद अपनी मेहनत से हासिल की है। और अगर मैंने इतनी आसानी से अपने कल्टीवेशन को हासिल कर लिया, ये तो ऐसा होगा जैसे किसी के द्वारा मुझे गिफ्ट कर दिया गया है। और जो क्यू वूजी सोचने में लगी हुई होती है जब हमारा एमसी सारी की सारी बातों को उसके सामने कह देता है, ये बात जानने के बाद वो काफी सरप्राइज होती है और उससे कहने लगती है कि तुम मुझे इतनी अच्छी तरीके से जानते हो जैसे कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से लिखा हुआ हो और तुम्हारे हाथों में है सब कुछ। लेकिन एक बात तुम हमेशा याद रखना, अगर तुमने आगे से कुछ भी ऐसा कहने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अपने हाथों से हिट कर दूंगी। यह बात सुनने के बाद एमसी उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम मुझे हिट क्यों करोगी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। और तभी वो अपने कैरेक्टर की तारीफ करते हुए कहने लगता है कि एक बुक, उस बुक में मैंने एक कैरेक्टर बनाया है और जो कैरेक्टर है वो इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है और उसको ब्यूटीफुल इतना ज्यादा मतलब उस कैरेक्टर को बनाने के लिए मैंने अपनी पूरी की पूरी जान लगा दी, पूरी की पूरी सोल लगा दी और पूरी की पूरी जो फैंटेसी है मेरी वो सारी सारी फैंटेसी मैंने उस कैरेक्टर में डाल दी। और अचानक से मुझे ये बात पता चलता है कि मेरे उस कैरेक्टर में अचानक से जान आ गई और वो मेरे ही खिलाफ इतने ज्यादा कोल्ड तरीके से बात कर रही है। तुम ही बताओ, जिसने उस वर्ल्ड को क्रिएट किया है उसे कैसा फील होगा। और तुम्हारे वर्ल्ड की भाषा में बात करें तो मैं डाओ को ढूंढने में लगा हुआ हूँ। तुम क्यू वूजी जिस दिन मेरी बुक से निकलकर इस रियल वर्ल्ड में आ गई हो उसी वक्त से तुम मेरी डाओ बन जाओगी। ये बात सुनने के बाद क्यू वूजी शांत हो जाती है और मन में सोचते कहने लगती है कि ये भले ही सामने जो भी बंदा जो मेरे बैठा हुआ है वो काफी ज्यादा कमजोर है और ये मुझे पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है, लेकिन एक बात तो मुझे माननी पड़ेगी कि जो बंदा है वो डाओ का बंदा है। आई मीन लड़का है, डाओ का कह सकते हो यार। और सबसे पहले तो हमारा एमसी अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और उससे कहने लगता है कि जब से हम लोग मिले हैं तब से हमने एक दूसरे को बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस नहीं कराया है। मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे लिए ये बेटर होगा कि हम एक दूसरे को स्टार्टिंग से इंट्रोड्यूस कर पाए। और अपना नाम बताता है और बताता है कि मेरा नाम चूगे है। और इसको इस तरीके से देखने के बाद वो बहुत ज्यादा क्यूट सा चेहरा बनाने लगती है। इतनी ज्यादा क्यूटनेस देखने के बाद हमारे व्यूअर्स कभी पगला जाते हैं और जो वूजी होती है वो हमारे एमसी को पूरी तरीके से पीटने लगती है और पीटते पीटते कहने लगती है कि तुम सीधे सीधे बोलो ना कि तुम मुझे टच करना चाहते हो, आखिरकार तुमने मुझे समझ क्या रखा है, मैं क्यों वूजी हूँ। और मन में सोचते दूसरी तरफ कहने लगती है कि आखिरकार इस मैन का, इस लड़के का मतलब क्या है कि इसने अपनी पूरी की पूरी ब्यूटीफुल फैंटेसीज के साथ मुझे डिजाइन किया है और जब मुझे डिजाइन करने में लगा हुआ था तब ये क्या सोचने में लगा हुआ था। और इसी तरीके से बहुत ज्यादा मार पड़ जाती और मार खाने के बाद हमारा एमसी मन में सोचते कहने लगता है कि मुझे इस मैन्युस्क्रिप्ट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा और इसमें बताना पड़ेगा कि किस तरीके से हाथ मिलाते हैं। और हमारा एमसी वूजी से कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी इस फॉर्म में तुम खाना खाती हो या नहीं खाती हो, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेकफास्ट खाने का बहुत मन हो रहा है, क्या तुम मेरे साथ मेरी इस दुनिया को देखने के लिए चलोगी। और तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है किस तरीके से वो वूजी को अपनी दुनिया दिखाने के लिए बाहर ले आया जाता है और वो हर तरफ नई नई चीज देखने के बाद वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और घबरा रही होती है और कई सारे लोगों को अजीब अजीब तरीके के आइटम्स इस्तेमाल करते हुए देखती है तो कहने लगती है कि ये चीज तो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल की चीज है जो कि कई बहुत दूर तक बात कर सकते हैं एक जगह से रहकर भी और अपनी पिक्चर्स को भी ले सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि में इनके पास फायर कंट्रोल टेक्निक्स भी हैं। इन सभी के सभी नॉर्मल इंसानों के पास किसी भी प्रकार की कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी ये सब वो काम कर सकते हैं जो सिर्फ इमोर्टल्स कर सकते हैं और ना ही लोगों के पास कोई ऑरा है। लेकिन मेरे लिए ये पूरी पूरी जगह बिल्कुल असलियत जैसी लग रही है। तभी हमारा एमसी वूजी से पूछने लगता है क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ भी डिग्री लग रहा है, क्योंकि तुम एक ऐसी अनजान जगह पर आ चुकी हो, अब तुम यहाँ पर क्या रिट्रीट करने वाली है। कैसा लगा कि अगर हम यहाँ पर पूरी की पूरी हेवंस को एक्सप्लोर करें और फिर जाकर बात करें रास्ते में। चलो मैं तुम्हें आज एक्सपीरियंस करवाता हूँ कि असली हेवन क्या होता है। और वो उसे कुछ खाने के लिए देने लगता है और उससे पूछने लगता है कि तुम खाना चाहोगी, और वो उसको देखने के बाद मना कर देती है। आई मीन अपनी गर्दन हिला देती है, हाँ करती है, मना नहीं करती, सॉरी गाइस। और तभी जो हमारा एमसी है वो एक और बाउल के लिए ऑर्डर कर देता है और वहाँ पर उसका खाना आता है और उसको खाने के बाद वो कितनी क्यूट लग रही होती है खाते वक्त और कह रही होती है, मन में सोचती हूँ कि आखिरकार इस मॉर्टल वर्ल्ड में इतना ज्यादा डिलीशियस खाना कैसे हो सकता है, क्या हम लोग इसे इमोर्टल्स का क्रिएशन नहीं कह सकते। तभी हमारा एमसी उससे पूछने लगता है कि तुम इतने सालों से
उपवास रखकर नहीं घूम रही थी, तो अब अचानक से तुम्हारा खाना खाने की इच्छा क्यों हो गई? तभी वूजी उसे एक्सप्लेन करने लगती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हारी जो दुनिया है वो वाकई में बहुत ज्यादा वियर्ड है, और मैं यहाँ पर अगर मुझे अपनी इस सोल को असलियत में अपनी तरीके से मेंटेन कर रखना है तो मेरे लिए ये बहुत ज्यादा हार्ड है, क्योंकि ये मेरी ओरिजिनल बॉडी नहीं है और ना ही इस बॉडी को किसी नेचुरल मटेरियल के द्वारा क्रिएट किया गया था। और अब मेरी जो करंट स्ट्रेंथ है वो सिर्फ क्यू कल्टीवेशन स्टेज तक है और मैं यहाँ पर सिर्फ अपना थोड़ा सा मैजिक ही परफॉर्म कर सकती हूँ। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये मेरी सेटिंग से बिल्कुल भी बाहर नहीं है। और तभी मन में सोचते कहने लगता है कि जो वूजी का ओरिजिनल वर्ल्ड था वो एक ह्यूमन वर्ल्ड था, लेकिन वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो इमोर्टल्स बनना चाहते थे और असेंड होना चाहते थे, और उसके बाद भी वूजी थी वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बेस्ट थी। और नॉर्मल इंसानों में देखा जाए तो इसकी फोर्स वैल्यू को देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, यहाँ तक कि उस दुनिया के जो मोस्ट इमोर्टल्स है वो भी उसे हरा नहीं सकते। और यहाँ की बात करें हमारे रियल वर्ल्ड की, तो यहाँ पर जो मॉर्टल्स हैं वो चांद पर भी जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं जा सकते इमोर्टल होने के बाद भी। जब मैं इस बारे में सोचता हूँ इस लड़की के बारे में, तो इसको देखकर मुझे किसी डरी हुई बिल्ली की याद आती है। तभी अचानक से एक बंदा जब उसे घूर रहा होता है तो वूजी उसे नोटिस कर लेती है और उसकी तरफ देखने लगती है, तो वो बंदा वापस से अपने नजरों को आगे कर लेता है सरप्राइज होते हुए, और सोच रहा होता है कि लड़की कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है और कितनी ज्यादा अच्छी और ब्यूटीफुल ड्रेस पहनकर बैठी हुई है। तभी वूजी हमारे एमसी से पूछने लगती है कि तुमने मुझसे यह कहा था कि कोई भी मेरे ड्रेस के बारे में यहाँ पर परवाह नहीं करता, अब क्या? तभी हमारा एमसी उससे एक्सप्लेन करते हुए उससे कहने लगता है कि इस वक्त गर्मियों का मौसम है, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि यहाँ पर सभी के सभी लोग गर्मी से इम्यून होंगे, जिसे बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती? हम दोनों डिफरेंट डायमेंशन से यहाँ पर आए हुए हैं, तुम्हें पता है ना? तभी वूजी उससे कहने लगती है कि जहाँ से मैं आई हुई हूँ वहाँ पर जो रिसोर्सेज है इस तरीके के पाना बहुत ज्यादा कठिन है, वहाँ पर कई सालों तक तो लोगों को खाना तक नसीब नहीं होता, अच्छा सा मीट भी नहीं खा सकते, और सालों भर तक तो इन्हें तेल की बूंद तक नसीब नहीं होती, और वहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है पूरी जिंदगी भर। लेकिन तुम्हारी दुनिया में यहाँ पर बिना किसी परेशानी के जब चाहे तुम यहाँ पर मीट खा सकते हो, तो आखिरकार तुमने उस दुनिया को इस तरीके से राइट क्यों किया है, लिखा क्यों है? ये बात सुनने के बाद जो शुगे है वो भी सरप्राइज हो जाता है। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि तुम इस तरीके से मत महसूस करो जैसे कि मैंने इसे अपने मन से बनाया हुआ है, क्योंकि हमारी इस दुनिया में भी, इस रियल वर्ल्ड में भी जो पहले का समय था वो इसी तरीके से हुआ करता था, और मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी दुनिया के बारे में ऐसा सोचो कि तुम्हारी दुनिया पूरी तरीके से झूठी है, क्योंकि तुम रियल हो, तुम्हारी दुनिया रियल है, तुम्हारे दिल के अंदर जो मॉर्टमन महसूस करती हो वो भी रियल है। तभी वूजी एमसी से पूछने लगती है तुम आखिरकार मेरी स्पिरिट को सप्रेस क्यों नहीं कर देते, इससे तुम मुझे बिना किसी परेशानी के कंट्रोल कर सकते हो, उसके बदले में तुम मुझे मनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है क्योंकि ये मेरा एंडलेस ऑटमन नहीं है, और कहने लगता है कि हमने यहाँ पर खाना खा लिया है, अब हमें घर पर जाना चाहिए। जब वूजी इसकी ये बात सुनती है कि ये इसका एंडलेस ऑटमन नहीं, तो वो कतई ब्लश करने लगती है और वो काफी शर्माने लगती है, और भाई इससे पता चलता है कि प्यार के फूल खिल पड़े। खैर उसका पता तो नहीं फूल खिले नहीं खिले, वो तो हमें आगे चलकर पता चलेगा स्टोरी में। और तभी वो लोग अपने घर पर वापस जाने लगते हैं, और वूजी उसको देखने के बाद मन में सोचते कहने लगती है कि इस दुनिया में अकेला यही बंदा है जैसे मैं जानती हूँ, भले ही मुझे इसके साथ रहने में कोई परेशानी नहीं है, इस दुनिया में रहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर मुझे इस जगह पर रहना है तो मैं अमीर लोगों से पैसा छुड़ा सकती हूँ और उस पैसा छुड़ाने के बाद गरीबों को बांट सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे इस वर्ल्ड को अच्छी तरीके से समझना है तो मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा कि मैं इसे फॉलो करूँ, और खासकर तब जब इसका मन के बारे में मैं जानती हूँ कि ये मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोचता, और मुझे ही लगता है कि ये मेरे साथ कुछ सोच करना चाहता है, मतलब बुरा करना चाहता है मेरा। और तभी लोग घर पर वापस आ जाते हैं। वे लोग आने के बाद वो डायरेक्टली अपने कंप्यूटर पर बैठ जाता है और वो वूजी उससे कहने लगती है कि आखिरकार अब तुम क्या करने वाले हो? तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर आगे की स्टोरी के बारे में बताने की प्लान करने में लगा हुआ हूँ, और बताने लगता है कि इस बुक के अंदर मैंने लिखा है कि किस तरीके से तुम 1000 माइल साउथ वेस्ट की तरफ एक ग्रीन ड्रैगन की शेडिंग की जगह थी, यहाँ पर ड्रैगन के स्किल्स पड़े हुए थे, जिसका हम 10,000 स्नेक नाम से एक गुफा है वहाँ पर, और वहाँ का जो मटेरियल है वो तुम्हारे लिए जरूरत है 4 एलिमेंट फॉर्मेशन को बनाने के लिए। तो उसके बाद तुम अपनी एक आर्मी वहाँ पर ले जाओगी ताकि तुम उसे एक्सप्लोर कर सको, और उसके बाद जब तुम उस केव के अंदर जाती हो तो तुम्हें वहाँ पर एक एनिमी मिलता है। पॉइजनस स्नेक का जो लॉर्ड है वो तुम पर चुपके से अटैक कर देता है, लेकिन तुम्हारी पावर ज्यादा होने के कारण फॉलन ड्रैगन की जो पॉन्ड वहाँ पर तुम्हें फाइट करने में कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन पॉइजनस स्नेक का जो लॉर्ड वो तुम्हें इस तरीके से जीतते हुए नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने कुछ अजीब तरीके की ट्रिक्स का इस्तेमाल किया तुम्हें हराने के लिए, और मैजिकल वेपन का इस्तेमाल करेगा, और उसके बाद तुम बेहोश होकर उस पानी में गिर जाओगी और तुम्हारी बॉडी के अंदर वो जहर मौजूद रहेगा। ये बात सुनने के बाद वूजी को गुस्सा आ जाती है और वो उससे कहने लगती है तुम आखिरकार ऐसा कैसे राइट कर सकते हो, और जो पॉइजनस स्नेक का जो लॉर्ड है वो मेरा अपोनेंट कैसे हो सकता है और मुझे कैसे हरा सकता है? और वो आगे एक्सप्लेन करने लगता है, और हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि उसी समय पर तुम्हारे सेक्ट का जो स्टूडेंट है जिसका नाम चूतियान है वो भी उस गुफा के बाहर था, और आखिरकार वो प्रोटैगनिस्ट होने के कारण उसे एक स्नेक स्लाइवा फ्रूट मिल जाता है जो कि किसी भी उस स्नेक के पॉइजन को
डिटॉक्सिफाई कर सकता था, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये बात सुनने के बाद उसकी छटक जाती है और वो उसे मारने लगती है और उससे कहने लगती है कि तुम इस तरीके की स्टोरी लिखने वाले हो जहाँ पर मैंने एफ्रोडेक्स ले लिया है। ये बात सुनने के बाद एमसी काफी ज्यादा शौक से भर जाता है और उससे कहने लगता है, शिट, आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि इस तरीके की स्टोरी तुम्हारे वर्ल्ड में पहले से फेमस हो। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि तुम्हारी जो दुनिया है वो अपने आप चलती है? तभी वूजी उससे कहने लगती है, सीधे सीधे पॉइंट पर आओ। तभी जो हमारा एमसी होता है वो उससे कहने लगता है कि आखिरकार मैं इस तरीके की स्टोरी कैसे लिख सकता हूँ? ये ब्रदर चूतियार की अच्छी डीड से अलावा कुछ भी नहीं है, अच्छे काम के अलावा। और अगर वो तुम्हारी मदद करता है तो वो तुम्हारी आंखों में काफी ज्यादा अच्छा और हैंडसम बन जाए और काफी भरोसेमंद भी। और तो और वो तुम्हारी कहानी का प्रोटोगनिस्ट है, तो आखिरकार उसके लिए ये नेचुरल बात है कि उसके सामने जो ब्यूटी है वो उसकी मदद करे और इस तरीके के अजीब अजीब कोइंसिडेंस है वो उसकी लाइफ में हो और वो सक्सेसफुल बनता जाए धीरे धीरे। तभी जो वूजी होती है वो उससे कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं चाहती हूँ कि तुम इस तरीके की जो पॉइजनस स्नेक वाली कहानी वो मत लिखो। तभी एमसी उससे एक्सप्लेन करता है और उससे कहने लगता है, अगर तुम्हें सच सच बताऊं तो तुम्हें मैंने फ्यूचर ऑलरेडी पहले से बता दिया है, तो जो पॉइजनस स्नेक है वो तुम्हें चोट पहुंचाने में नाकामयाब रहेगा आगे। और अगर मैं इस तरीके से लिखता भी रहा था तो मैं वो ट्रिक करके पॉइजनस कर भी पाएगा। और तभी वो मन में सोचते हुए कहने लगते हैं, वूजी, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? क्या मैं इस सिचुएशन को ऐसे ट्रीट कर सकती हूँ कि जैसे कि मैंने फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर लिया है? क्या मैं सच में इसके द्वारा लिखी गई कहानी को अवॉइड कर सकती हूँ? या फिर ऐसा हो सकता है कि जो गॉड की इच्छा है उसे बदला नहीं जा सकता? तभी जो हमारा एमसी है वो उससे कहने लगता है कि अगर तुम नहीं चाहती हो कि उस स्टोरी को बिल्कुल पब्लिश करना, तो मैं स्टोरी को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और नई स्टोरी के अनुसार जब तुम उस पॉइंट के अंदर गिरोगी तो उसके अंदर जाते जाते तुम्हें वहां उसका एंटीडोट खुद ही मिल जाएगा, जबकि तुम्हारा जो इंटरेक्शन है ब्रदर चूतियान के साथ वो अभी तक नहीं हुआ है। तभी जो वूजी होती है वो उससे कहने लगती है कि तुम्हें देखकर तो लगता नहीं है कि तुम इस स्टोरी को बदलना चाहते हो। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि आखिरकार यह तुम्हारी लाइफ है, कोई भी इसे तुम्हें कंट्रोल नहीं करना चाहता और ना ही उसका हक है तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करने का, भले ही ये मैं हूँ या कोई और। चलो हम लोग सबसे पहले इसे टेस्ट करके देखते हैं, क्या जो गॉड्स की विल वाला भगवान की इच्छा वाली जो स्टोरी है, जो फैक्ट है, वो काम करता है या नहीं। और वो टाइप करने लगता है और तभी वूजी वहां से जाने लगती है और मन में सोचते कहने लगती है कि इस बंदे को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि ये इतना ज्यादा अनोइंग था, जितना मैं सोचती थी उतना बिल्कुल भी नहीं है। ये बंदा वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है। और उस कमरे में उधर उधर देखते हुए मन में सोचते कहने लगते कि जब मैं पहली बार यहाँ पर आई थी तब ये जो कमरा है वो बहुत ज्यादा घिरा हुआ लग रहा था, लेकिन अचानक से ये कमरा खाली खाली सा क्यों लग रहा है। और तभी हमारे एमसी को कहानी लिखते लिखते समय गुजर जाता है और उसे काफी ज्यादा समय हो जाता है और आखिरकार उसने अपनी कहानी को लिख लिया। और सारे के सारे चेंजेस को करने के बाद उधर दूसरी तरफ देखता है तो वो देखता है किस तरीके से जो वूजी है वो आसमान की तरफ देखने में लगी हुई है इस चांद को। और वो वूजी के पास आता है और उससे पूछने लगता है कि इस खिड़की की तरफ खड़ी होकर तुम वहां पर क्या करने में लगी हुई हो? अगर तुम सच में यहाँ पर बोर हो रही हो तो तुम कुछ करने के लिए ढूंढ सकती हो। तभी वूजी उससे कहने लगता है कि आखिरकार मैं यहाँ पर कर भी कह सकती हूँ, मैं यहाँ पर जो भी देखने में लगी हुई सब कुछ मेरे लिए नया है और सब कुछ मुझे यहाँ पर कोई एक्सप्लेन करना करेगा तभी मुझे सब कुछ समझ में आएगा, वरना सब कुछ लास्ट टाइम की तरह हो जाएगा। और अगर यहाँ पर कुछ टूट फूट गया और नुकसान हो गया तो तुम इतने ज्यादा अमीर भी नहीं हो कि तुम मेरा साथ दे सको। और जब ये बात हमारे एमसी को पता चलती है कि ये अमीर नहीं है भाई, ये बात ना सीधे दिल पर लगती है, सीधा दिल पर। तभी हमारा एमसी और कुछ कर भी नहीं सकता इसके अलावा और उसे एक्सप्लेन करने लगता है और उससे कहने लगता है कि मैं इस वर्ल्ड को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से समझता हूँ, तो तुम्हारे पास सिर्फ 2 चीजें बचती हैं करने के लिए अभी। या तो तुम मेरे द्वारा लिखी गई हिस्ट्री बुक्स पढ़ सकती हो और वर्ल्ड के बारे में पता लगा सकती हो, या फिर तुम यहाँ पर जो ड्रामास है उसे देख सकती हो और समझ सकती हो। लेकिन तभी जो वूजी होती है वो उससे पूछने लगती है कि मैं समझ सकती है कि जो स्टोरी बुक है, हिस्ट्री बुक है, उनको पढ़कर मैं समझ जाऊंगी, लेकिन जो ड्रामास है उसका क्या मतलब है? और तभी वो टीवी चलाकर उसे दिखाने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम इसको देखने के बाद एक बार समझ जाओगे। और जैसे ही वो उसको ओपन करता है तो देखता है कि वहाँ पर 2 लोग आपस में एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और जो वहाँ की जो सिचुएशन होती है बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है और इतनी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है और अजीब अजीब आवाजें सुनती है तो वूजी का चेहरा टमाटर तेल लाल पड़ जाता है क्योंकि शर्म के मारे भाई पगला जाती है, भाई ये क्या चीज चला दी है इसकी इंटेंशंस क्या है, करना क्या चाहता है भाई। और वो काफी ज्यादा गुस्से में उससे कहने लगती है कि तुम्हारा यही इच्छा है कि तुम ये दिखाना चाहते हो कि किस तरीके से ये दुनिया काम करती है। ये बात जानने के बाद हमारा एमसी डर जाता है और कहने लगता है नहीं, मैं लगता है मैंने गलत बटन दबा दिया है, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। और जैसे ही वो दूसरा बटन दबाता है तो वहाँ पर चैनल चेंज हो जाता है और वहाँ पर फाइट चल रही होती है। और जब वूजी उस फाइट को देखती है तो कहने लगती है क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये इमोर्टल्स की फाइट है? यहाँ के जो मैजिकल वेपन है वो देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं। तभी हमारा एमसी उसे समझाता है और उससे कहने लगता है कि ये बस एक्टिंग है, एक्टिंग। जो कई सालों पहले जो घटना हुई थी उसको दोबारा से दोहराने के लिए बस एक्टिंग करने में लगे हुए हैं इस दुनिया में, क्योंकि प्रेजेंट समय के जो वेपन्स है वो इतने ज्यादा पावरफुल है पहले के मुकाबले कि वो कुछ भी तबाह कर सकते हैं। इसलिए इस वक्त बाहर की दुनिया काफी ज्यादा डेंजरस है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी करंट बॉडी के साथ बाहर घूमना, इस तरीके से तबाही मच मचाना। एक बार तुम्हारी ओरिजिनल बॉडी यहाँ पर क्रॉसओवर करने में कामयाब हो जाए तो तुम आसानी से जो चाहे कर सकती हो। तभी वूजी उससे कहने लगते कि मैं अब उसे और नहीं देखना चाहती, मैं डायरेक्टली हिस्ट्री बुक्स पढ़कर वहाँ पर सीख जाऊंगी कि क्या चलता है। और तभी वो कुछ बुक्स कलेक्ट करने लगता है और सर्च कर ऑर्डर कर देता है। इसको देखते हुए जो वूजी होती है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है और वो उससे पूछने लगती है क्या तुम यहाँ पर उन बुक्स को ऑर्डर करने में लगी हुई हो? जो बुक्स हैं वो का फ्लाइंग शॉट पर उड़ती हुई यहाँ पर आएंगी?
तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि इस वर्ल्ड की कुछ स्पेशल एबिलिटीज हैं। तभी वूजी हमारे एमसी कैरेक्टर के बहुत ही ज्यादा नजदीक आते हुए उससे कहने लगती है कि तुम मुझे बताओ इन बुक्स को आने में कितना ज्यादा समय लगने वाला है। और जो अभी का सीन है वो काफी ज्यादा रोमांटिक बन जाता है और इतने ज्यादा एक दूसरे के नजदीक आने के बाद दोनों का चेहरा शर्म के मारे लाल पड़ जाता है और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि ये कुछ ज्यादा ही नजदीक आ गए हैं। और तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि इसे इस चीज को आने में यहाँ पर थोड़ा समय लगेगा। तभी वूजी वहां से जाते हुए उससे कहने लगते हैं अगर मुझे यहाँ पर इंतजार करना है तो मैं इंतजार करूंगी, तो यहाँ पर तुम्हारे पास एक एम्प्टी रूम है ना, मैं उसका इस्तेमाल करूंगी। और इस वक्त वो इतनी ज्यादा शर्माई हुई होती है कि उसके कान भी पूरी तरह से लाल पड़ गए होते हैं और वो शर्मती उससे कहने लगती है कि मैं जानना चाहती हूँ कहीं मैं तुम्हें परेशान तो नहीं कर रही। तभी हमारा एमसी मन में सोचते कहने लगता है कि मैं सच में चाहता हूँ कि ये मेरे घर पर रुके, लेकिन अगर मैं अच्छी तरीके से इसको समझूं तो मुझे ये लगता है कि ये इतनी ज्यादा प्रोएक्टिव होगी किसी मैन के साथ अपना रूम को शेयर करना। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मैंने उस स्टोरी में एक लाइन लिखी थी जिस पर जहाँ पर अगर ये किसी से प्यार करना चाहती है तो वो गॉड ऑफ इस वर्ल्ड का गॉड होना चाहिए। क्या उसका इफेक्ट कुछ हो सकता है इस पर? ये बात सुनने के बाद जब वो उसका रिएक्शन देखती है तो वो उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारे इस रिएक्शन का क्या मतलब है। और मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहती हूँ कि मैं अपने जो मेरी इमोर्टल पाथ है वो मैं किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहती, चाहे वो मैन हो या वुमेन। अगर ये तुम जैसे बंदे के लिए नहीं होता जो कि मुझे सीक्रेटली मैनिपुलेट कर सकता है तो मैं क्वीन वूजी कभी भी किसी से कांटेक्ट ना करती और इन ठंडी ठंडी हवाओं और मून के साथ ही अपनी पूरी जिंदगी इमोर्टल के लिए कल्टीवेट करती रहती। हम लोग यहाँ पर एक साथ बस रहने में लगे हुए हैं और अपने काम से काम रखेंगे, तो हमें इसके बारे में क्यों इतनी ज्यादा फिक्र है। और मन में सोचते दूसरी तरफ कह रही होती है कि आखिरकार इसके साथ रहने में मुझे कौन सी बड़ी परेशानी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक ही बेड पर सो रहे हो, ये तो बिल्कुल उसके बराबर हो जैसे कि हम किसी होटल में अलग अलग रूम में रहते हो। तभी हमारा एमसी उस रूम को चेक करता है और उससे कहने लगता है कि इस रूम में तो सोने के लिए कुछ बेड वगैरह है ही नहीं। और इसी तरीके से नाइट का सीन होता है जहाँ पर जो क्वीन वूजी होती है वो अपनी मेडिटेशन पोजीशन में बैठकर मेडिटेट कर रही होती और सोच रही होती। और सोचते सोचते हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों के दोनों बिल्कुल एक दीवार की एक बाउंड्री के डिफरेंस है बस, और दोनों के दोनों पास में ही बैठे हुए होते हैं और एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो लड़की है वो बस एक ब्यूटीफुल वुमन है और अपनी बात करूँ तो मैं इतना ज्यादा हैंडसम भी नहीं हूँ, तो भला कोई मेरे प्यार में क्यों पड़ने लगा, खासकर इस जैसी लड़की। दूसरी तरफ जो वूजी होती है वो काफी ज्यादा शर्माई हुई होती है और काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही होती है और मन में सोचते कह रही होती है कि ये मेरी लाइफ में ऐसा पहली बार हो रहा है जब मैं किसी के साथ अपने रूम को शेयर करने में लगी हुई हूँ, खासकर वो लड़का हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो लड़का कोई आम लड़का नहीं है बल्कि मेरे वर्ल्ड का क्रिएटर है। और दूसरी तरफ हमारा एमसी भी यही सोचने में लगा हुआ होता है कि मेरी लाइफ में ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं अपने रूम को किसी लड़की के साथ शेयर करने में लगा हुआ हूँ और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मैं जो बुक मैंने लिखी थी वो उसकी मेन हीरोइन है। और यही सोचते सोचते हमारा ये पहला पार्ट मैं यही खत्म करना चाहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लाल कलर का बटन दिख रहा होगा ना, उसे दबा दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा ताकि मुझे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा मैं कोई भी वीडियोस अपलोड करता हूँ तो। और आप लोग कमेंट कर मुझे जरूर बताना कि ये जो सीरीज है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कहीं और एक्सप्लेन तो नहीं हुई है। अगर एक्सप्लेन हुई है तो हम चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर चाहते हो कि इसे कंटिन्यू करूँ तो आप लोग सभी को कमेंट करना पड़ेगा गाइस, तभी मैं इसे कंटिन्यू करूँगा। तो वो सब छोड़ो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे चैनल पर आए, हमारी वीडियो को देखा, लाइक किया और हमारे साथ कम्युनिकेट किया। आप लोग अगर कुछ चेंजेस चाहते हो तो आप लोग मुझे मुझसे थोड़ा कम्युनिकेट करोगे तो अच्छा लगता है मुझे भी, तो कमेंट जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, नाराज, साइनिंग आउट।